बेहतर से बेहतर की तलाश करो तो मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो हेलो बच्चों, मैं अंशुमान सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशुमान फिजिक्स में। तो हम अपनी रुकी हुई जिंदगी को किस तरीके से गति में ला सकते हैं, आज इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो इसी तो गति का हम लोग बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ उसका क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारी चीजों को हम लोग डीपली एक्सप्लेन करेंगे। और न्यूटन के गति के समीकरण जो सबसे ज्यादा फेमस है, जो आप हर जगह सुनते हैं और समझते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। ठीक है, तो बिना किसी रुकावट के गति बढ़ना है तो थोड़ा सा फास्ट फास्ट चलेंगे ताकि गति हमें क्या हो जाए, फास्ट तक लगने लगे। ठीक है, चलिए। तो भाई पहले तो हमें ये पता चाहिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पढ़ना चाहिए। ठीक, तो इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा दूरी एवं विस्थापन, जो बच्चों को पता होना चाहिए। क्योंकि फिजिक्स की जब शुरुआत होती है छोटे कक्षा 9 की है, यहीं से होती है, होती कि नहीं होती है। बच्चे पूछेंगे नहीं क्या तुमसे कि दूरी क्या होती है, गति क्या होती है, बताओ बड़ा फटाफट, तो आपको पता होना चाहिए। फिर औसत चाल एवं वेग के बारे में, फिर ताक्षणिक चाल एवं वेग के बारे में, ताक्षणिक चाल क्या होता है और ताक्षणिक वेग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, फिर उसके साथ त्वरण के बारे में जानना चाहिए और ग्राफी निरूपण जरूर पढ़ना चाहिए कि भाई छोटे कक्षा 9 में पढ़ के आए हैं तो अब तो आना ही चाहिए। तो अब हम लोगों को सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और बेहतरीन तरीके से जानना पड़ेगा ताकि कहीं पे भी हम एक्सप्लेन कर सकें। ठीक, और गति का ग्राफी निरूपण पढ़ेंगे, फिर गति के समीकरण और सापेक्ष वेग के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, ये पूरा चैप्टर के बारे में नहीं पता कितनी हेडिंग पढ़नी है, नहीं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा चैप्टर तो हमारा बहुत ही है अभी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें नई नई चीजें जानने को मिलेंगी जो आपने बचपन में नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश। तो यांत्रिकी क्या होती है भाई, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अब फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो भाई यांत्रिकी की शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग, मतलब जिसके अंदर हम लोग चलना हो गया, हम लोगों का रुकना हो गया, और सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो यांत्रिकी क्या होती है, तो लिखेंगे यहाँ पे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, गति के कारकों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक आया समझ में। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गति के कारकों का, मतलब गति किस प्रकार से उत्पन्न हो रही है, किसके द्वारा उत्पन्न हो रही है, क्या हो रहा गति में, कुछ चीजों के बारे में भी डीपली में एकदम जानेंगे हम लोग। तो गति से संबंधित जो कारक होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो कारकों का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, यांत्रिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, यांत्रिकी। अब क्वेश्चन आता है विरामावस्था क्या होती है। भाई बचपन से देखते चले आ रहे हैं हम लोग कि विरामावस्था के बारे में बात करें तो विरामावस्था क्या होता है, जब किसी वस्तु की स्थिति में, किसमें, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ, किसके साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि देखो, जैसे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, अगर हम यहीं पे खड़े रहे और मेरे स्थान में कोई परिवर्तन ना, हम ही ले ही ना, तो कह दो भाई आज खड़े हुए हैं, पूरी वीडियो क्लास खत्म हो जाए पर हम खड़े तो यहीं रहेंगे ना, हमारे स्थान में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो यानी कि हमारी स्थिति में अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसे क्या बोलते हैं, विरामावस्था। अगर हम चल के यहाँ से यहाँ आ जाएं, उस स्थान से कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए, तो हमने अपने स्थान में क्या कर लिया, परिवर्तन। अगर हमने अपने स्थान में परिवर्तन कर लिया तो उसको क्या कहते हैं, गति कहते हैं। क्या कहते हैं, गति। ठीक, तो यदि हम अपने स्थान में, अगर वस्तु क्या करती है, अपने स्थान में क्या कर दे, परिवर्तन कर देती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, गति कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए आंटी दौड़े जा रही हैं, अब ये दौड़ रही हैं तो ये क्या कर रही हैं, अपने स्थान में क्या कर रही हैं, परिवर्तन, फटाफट फटाफट भागते जा रहे हैं। अब कहीं तो अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं यार वो तो एक ही जगह खड़े होकर दौड़ रहे हैं, तो स्थान में परिवर्तन कहीं से हो रहा है, मोशन में है ना, चीजें अंदर से वो रबड़ बेल्ट क्या हो रही है तो घूम रही है ना, कुछ प्रकार से। कुछ लोग दिमाग लगा सकते हैं, अरे हम ये तो यहीं दौड़ रही है ना, जगह कहाँ खाली छोड़ रही है अपनी, यहाँ से रखते हो, यहाँ पट्टे से भिड़े आके तब उसको बोलेंगे स्थान परिवर्तन, ऐसा नहीं होता। ठीक, अब संदर्भ बिंदु की बात करते हैं। भाई संदर्भ बिंदु वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो संदर्भ बिंदु इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर जैसे हम बात करते हैं संदर्भ बिंदु होता क्या, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं और एक छोटी सी क्लिप आपको हम दिखाते हैं, फिर आपको हम उससे समझाएंगे। ठीक है,
तो संदर्भ बिंदु की अगर हम बात करें तो संदर्भ बिंदु क्या होता है कि वह बिंदु जिसके सापेक्ष हम क्या करते हैं, जिसके सापेक्ष क्या करते हैं, गति का अध्ययन करते हैं, जिसके सापेक्ष गति का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो वह बिंदु जिसके सापेक्ष गति का अध्ययन करते हैं इसे क्या कहते हैं, सापेक्ष बिंदु। अब सापेक्ष बिंदु हमारे क्यों जरूरत है, देखो जैसे कि अब ये व्यक्ति वो क्या कह रहा है, आई एम स्टैंडिंग स्टिल, मतलब मैं यहीं तो खड़ा हूँ, वो कह रहा रुको, होल्ड होल्ड, वो कह रहा रुकिए, है ना, लेकिन अरे वो कह रहा मैं खड़ा हुआ, वो कह रहा रुको, ये हमारा क्या संदर्भ बिंदु। उसके लिए वो देख रहा है कि भाई वो हम गाड़ी में हैं, गाड़ी को देख रहा है वो, तो गाड़ी क्या है, चल रही है, मतलब उसके लिए तो रुकी ना, वो तो अंदर खड़ा हुआ है, और ऐसे ही वो व्यक्ति बाहर से देख रहा है, उसके लिए गाड़ी आगे बढ़ते जाए, संदर्भ बिंदु है ये। जैसे कई बार आप ट्रेन के अंदर जब होते हैं तो अचानक से ट्रेन जब स्टार्ट हो जाती है, तो अचानक से ट्रेन स्टार्ट होने पर क्या हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता मेरी ट्रेन चल रही है कि बगल वाली ट्रेन चल रही है। कई बार जब बगल से ट्रेन निकलती है तो अपनी ट्रेन भी स्टार्ट है, उसकी ट्रेन भी स्टार्ट है, समझ में नहीं आ रहा कि किसकी ट्रेन स्टार्ट है। हम लोग क्या करते हैं, स्टेशन की तरफ देखते हैं, और स्टेशन में क्या देखते हैं हम लोग कि रुका हुआ सब कुछ, हाँ स्टेशन तो भी रुका हुआ, अगर स्टेशन चलता हुआ दिखाई दे तो हम मान लेते हैं कि गति हो रही है, अगर स्टेशन रुका हुआ तो हम मान लेते हैं अभी तो गाड़ी ट्रेन हमारी रुकी हुई है। जैसे कि हमें पता चल जाता है कि भाई देखो सूर्य है हमारे पास, उसके चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। लेकिन क्या सूर्य भी चक्कर लगाता है, हाँ, लेकिन ये कैसे पता चलेगा सूर्य चक्कर लगाता है, क्यों, हमें पता क्यों नहीं चल रहा है, इतने सारे लोगों को पता ही नहीं है, क्यों नहीं पता, क्योंकि हमारे पास सूर्य की गति को देखने संदर्भ बिंदु नहीं है। तो आइए हम एक बार आपको पहले सूर्य की गति दिखा देते हैं छोटी की वीडियो के साथ। तो ये देखिए बड़ा, तो देखिए तो क्या हो रहा है, हम यहाँ पे आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, इनके अराउंड क्या कर रहे हैं, पृथ्वी या बाकी ग्रह क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन हमें क्या लगता है कि बाकी ग्रह घूम रहा है, पर सन तो घूम नहीं रहा। अब सन घूमता क्यों नहीं दिखाई देता, वो देखिए अब रीजन क्यों नहीं दिखाता है हमें, पर सन भी घूमता है, देखिए जरा एक बार वीडियो को देखिए। अब ये देखिए हमारे क्या दिखा रहा है, ये सन का मोशन दिख रहा है हमारे पास, है ना, ठीक। तो बच्चों आपने देखा सन का मोशन, समझे सन का मोशन, देखिए सन भी मोशन करता है लेकिन हमें पता दिखता ही नहीं कभी, क्यों, क्योंकि उसके लिए हमारे पास क्या नहीं है, संदर्भ बिंदु नहीं है। तो अगर उसके पास कोई स्थिर बिंदु होता तो हम पता कर लेते। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं, यहां तक आपको आ गया होगा। अब हम बात करते हैं निर्देश फ्रेम। अरे भाई निर्देश फ्रेम का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि वह फ्रेम जिसमें क्या करते हैं, गति का हम लोग क्या करते हैं, गति का अध्ययन करते हैं, जिस फ्रेम के सापेक्ष गति का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, निर्देश फ्रेम कहते हैं, ठीक, फ्रेम कहते हैं। अब जैसे ये व्यक्ति देखो खड़ा हुआ है ना, दो अंदर व्यक्ति हैं, मान लो ए और बी, दो व्यक्ति ए बी अंदर बैठे हुए चौकस ट्रेन के डिब्बे में, और दोनों बातें कर रहे हैं। तो उनका फ्रेम क्या कह रहा है कि हम तुम्हारा उनके चारों ओर का जो माहौल है, माहौल मतलब फ्रेम जो उसका है, एक फ्रेम जनरेट हो गया है आसपास का, कि भाई हम लोग बातें कर रहे हैं आपस में से, हम तुम। तो हमारे लिए क्या है, ये रुका हुआ है, हम भी सामने बैठे हुए, तुम हमारे सामने बैठे हुए हो, तो हमारे यहाँ सामने क्या हो रहा है, आप दोनों के, हम दोनों के बीच में हम लोग तो रुके हुए हैं ना, पर वीडियो क्या हो रही है, चल रही है ना, चल रही नहीं चल रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और बी को लग रहा है कि भाई हम लोग तो स्थिर में, इनका फ्रेम दूसरा है, पर जो व्यक्ति बाहर से वो खड़ा होकर देख रहा है वो कह रहा है कि नहीं तुम रुके हुए नहीं हो, तुम किस में हो, गति में, और अंदर वाले कह रहे हैं हम किस में, रुके में, क्योंकि अपना अपना फ्रेम क्या है, चेंज हो चुका है। जिस प्रकार से बिंदु पे डिपेंड करता है उसी प्रकार से फ्रेम भी हमारा क्या, गति का ही अध्ययन कराता है। तो गति के अध्ययन करने के लिए हमारे पास हम आ चुके हैं अच्छे के अनुसार गति। हमने गति को कितने प्रकार से पढ़ा था, क्यों अच्छे के अनुसार, 3 प्रकार से। पहले तो अच्छे के बारे में जानो भाई, तो छोटी क्लास में तो अच्छी पढ़ाई नहीं की, 2 अच्छी पढ़ाई गई थी, एक होती एक्स एक होती वाई। अब हम कह रहे हैं जेड भी होती है, अरे ये क्या बात कर दी तुमने, जेड अच्छी कैसी होती है, तो आओ जेड अच्छे देख लेते हैं। देखो ये वाली हमारी हो गई एक्स अक्ष, ये वाली हमारी क्या हो गई, एक्स अक्ष, ये हो गई हमारी वाई अक्ष, ये तीसरी हो गई हमारी कौन सी, जेड अक्ष। अब जेड अक्ष ऐसे नहीं होती है, वो ऐसे होती है, बाहर क्यों निकली हुई, ये बाहर निकलेगा ऐसे। तुम अगर अपनी कॉपी में बना सकते हो बना लो। ये हमारी कौन सी अक्ष है, जेड अक्ष। तो वो तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं है, लंबवत है। तो तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर और लंबवत हैं। तो हमने क्या देखा कि भाई जेड अक्ष तो बाहर की ओर है, इसीलिए इसको बोलते हैं 3D। आपने अगर देखा होगा बहुत सारे एड्स दिखाए जाते हैं 3D में, 3D में घर है, जिस घर में तुम रह रहे हो वो भी क्या है, 3D में बना हुआ, उसमें 3 अक्ष है, एक्स अक्ष, फिर एक दीवार ऐसे वाई अक्ष, और एक ऐसे एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और ये नीचे आती जेड अक्ष। होती नहीं होती, 3 अक्ष होती, घर के कोने में देखो 3 अक्ष दिखाई देंगे। हर एक चीज लगभग जो आपको दिखाई दे रही 3D में ही होती, जो वो 3 अक्षों में ही बनती है। पिक्चर आजकल 3D में आप देखते होंगे, तो 3D मतलब 3 अक्ष की गति की बात करते हैं।
तो कितने 1D यानी एक विमी गति, 2D यानी द्विविमी गति, 3D यानी कि त्रिविमी गति। तो तीन प्रकार की गति होती है। अगर वस्तु एक अक्ष में गति करती है, अगर वस्तु क्या करती है एक अक्ष में गति करती है तो उसको एक विमी गति कहते हैं। अगर वस्तु दो अक्ष में गति करती है उसे द्विविमी गति कहते हैं। अगर वस्तु तीन अक्ष में गति करती है उसे त्रिविमी गति कहते हैं। अब एग्जांपल समझो। एग्जांपल नंबर एक विमी गति के लिए, जैसे सड़क पर चलती हुई कार, सड़क पर अगर आगे जगह है तो आगे देख लेते हैं, नहीं आगे नहीं बताना, यही बताना है। तो क्या बोलेंगे, सड़क पर चलती हुई कार। ठीक, अब इसका एग्जांपल करेंगे तो इसका करेंगे वृत्तीय गति। कौन सी गति, वृत्तीय गति। जैसे अब देखो सड़क पर आपने कार को देखा होगा तो मोस्टली हो गया एकदम एक्स अक्ष में जाएगी या तो वाई अक्ष में चली जाती है, मान लो इस प्रकार से, दो ही अक्ष में गति करती है। लेकिन अब वृत्तीय गति की जब बात करेंगे तो वृत्तीय गति क्या होता है, वृत्तीय गति जैसे मान लो हम अगर एक खूंटा को यहाँ गाड़ दें, खूंटा, अरे खूंटा नहीं जानते, इसमें गैया बांधी जाती है, गाय माता है, गाय हमारी माता है, सांड, ऐसा नहीं मारे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, खूंटा गाड़ देंगे और एक आदमी, मतलब आदमी नहीं सॉरी, गाय को बांध देंगे तो क्या करेगा, दोनों ऐसे चारों तरफ घूमेगा। जब वो घूमेगा, मान लो यहाँ से यहाँ घूम के आई, जब वो यहाँ पे है तो क्या बोलेंगे, वो एक्स और जेड के बीच में। जब वो यहाँ पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाए तो क्या बोलेंगे, एक्स और वाई के बीच में। भाई दो अक्षों के बीच में है ना। अब ये थोड़ी ना कि एक पैर एक्स में एक पैर वाई में रख देंगे, ऐसे रख के खड़े हो जाए, ऐसे पॉसिबल थोड़ी ना है। कहाँ तक, अच्छा मान लो रख के भी खड़े भी कहेंगे चलो, तो इधर बढ़ाओगे एक पैर उधर बढ़ाओ, पॉसिबल तो है नहीं। तो लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से बीच में मान लेते हैं। अब तीसरा अक्ष की बात करें तो क्या कहेंगे, गैस के अणुओं की गति। किसकी गति, अणुओं की गति बोलेंगे, गैस के अणुओं की गति। तो गैस के जो अणु होते हैं, अगर तुम मान लो एक सिलेंडर को रख देगा बीचों बीच में कहीं पे भी, यहाँ पे भी रख दोगे और खोलोगे तो पूरे कमरे में फैल जाएगा। वो एक्स अक्ष में भी जाएगा, वाई अक्ष में भी जाएगा और जेड अक्ष में भी जाएगा, सारी अक्षों में फैल जाता है। होता है कि नहीं होता है। तो तीन प्रकार की गति होती है हमारे पास, ऐसा समझ में, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। आगे बढ़ा जाए, देखिए आगे हम क्या कहना है, दूरी क्या होती है भाई साहब। तो अच्छा ये बताओ आप मोशन से क्या सीखें, एक छोटा सा बात बता दो, एक कमेंट में बता दो भाई साहब, मोशन से क्या सीखें। चलो हम बताते हैं, आप कमेंट में भी बताओ, पहले वीडियो को पॉज करो, कमेंट बताओ, फिर हम बताते हैं। मेरी बात सुनो। तो मोशन हमें सिखाता है कि हर वस्तु हमेशा क्या करती है, रुकी हुई रहती है, हमेशा रुकी रहती है जब तक कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अगर जैसे तुम ही है, गेंद ले लो, क्या वो चलने लगेगी, नहीं, फेंकना पड़ेगा, बाह्य बल लगाना पड़ेगा। इसलिए अगर काम करना, मेहनत करना तो क्या करो, बल लगाओ अपने अंदर, तब तो मोशन में आओगे, नहीं तो रुके रहोगे, लोग तुमसे आगे निकल जाएंगे। ठीक भैया, चलो चलो दूरियों को तय करो, अब दूरी तय करनी पड़ेगी भाई, चलना पड़ेगा, बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलिए दूरी की बात करते हैं। तो क्या बोलेंगे, दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या बोलेंगे, मान लो हमारे पास एक रास्ता है ये, ठीक है, क्या है हमारे पास, रास्ता, पथ बोलते हैं इसी को, रास्ता बोलते हैं, तो पथ बोल लो भाई साहब। ठीक, तो किसी वस्तु द्वारा वस्तु कैसी होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए। गतिशील मतलब चलने वाली। कैसे, जब कोई वस्तु तुम्हारे पास कैसी होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए, यानी कि चलने वाली वस्तु होनी चाहिए। ठीक, अगर कोई वस्तु गतिशील है हमारे पास, जब किसी कोई गतिशील वस्तु किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में, कितने समय में, एकांक समय में तय की गई, क्या की गई, तय की गई। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई पथ की कुल लंबाई को, पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं हम लोग, दूरी कहते हैं। यानी कि एक सेकंड में अगर हम इतनी दूरी चल के आते हैं तो यही हमारे पथ की क्या कुल लंबाई है, समझे, इसी को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, कि हम एक बार में एक कदम रखी, यही हमारी क्या है, दूरी है, इतनी दूरी हमने चली। एकांक समय में तय की गई पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक, अब विस्थापन की बात कर लेते हैं। देखो जैसे कि ये व्यक्ति है, मान लो साइकिल चलाता हुआ क्या कह रहा है, पहले हम जाते हैं घर से जाते हैं पेड़ के पास। ठीक, तो भाई ये अगर तुमसे पूछे टोटल कितना चल के गया, तो 4 और ये 3 चला, तो 4 3 टोटल कितना हो गया, 7 कदम वो चला, मतलब 7 मीटर गया। लेकिन अगर हम पूछे तुमको पेड़ तक जाना, विस्थापन बता दो, तो विस्थापन का मतलब होता है अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, बीच की दूरी क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहा जाता है, तो बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी कि हमने यहाँ पे मान लो ये इसका अंतिम बिंदु है,
ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, इसके बीच की जो दूरी होगी हमारे क्या कहलाएगी, विस्थापन। और विस्थापन का मतलब होता है शॉर्टकट। शॉर्टकट का मतलब जैसे देखो, अब हम डायरेक्टली देखो स्पीड से स्पीड तक जाना है हमें, तो ऐसे होते हुए जा सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट क्या है, ये ऐसे जाता है। तो जैसे कि आपसे पूछे अगर, तो ट्रेन जो होती है वो कौन सी दूरी तय करती है, मतलब ट्रेन क्या करती है, दूरी तय करती है कि विस्थापन तय करती है। जैसे एरोप्लेन है तो वो क्या करता है, तो एरोप्लेन हमेशा विस्थापन चलता है। जैसे देखो एक जगह से गए, दूसरे उड़ के क्या करे, सीधे पहुंच गए, ये हो गया विस्थापन। ये अगर तुम्हें ट्रेन से दिल्ली जाना है तो ट्रेन क्या करेगी, एक एक रास्ते को घूमते फिरते ले जाएगा ऐसे करके, है ना, ये ट्रेन से जाना हो गया आपको। लेकिन एरोप्लेन से जाओगे तो क्या करेगा, ऐसे करेगी नहीं करेगी। यानी कि एरोप्लेन क्या करता है, हमारा विस्थापन कवर करता है, तय करता है, लेकिन हमारी ट्रेन जो है वो क्या करती है, दूरी से तय करती है। तो एकांक समय में तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी को या फिर बीच के अंतर को हम लोग विस्थापन कहते हैं। ठीक, दूरी बराबर फॉर्मूला आपको आना चाहिए, अभी बताएंगे आगे चल के हम लोग। दूरी तथा विस्थापन में अगर अंतर पूछे तो क्या होता है, देखो दोनों में अंतर बताओ। तो नंबर 1 में इसकी परिभाषा लिखोगे। ठीक, नंबर 1 में क्या करोगे, परिभाषा। परिभाषा क्या लिखोगे, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, एकांक समय में तय की गई पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ये परिभाषा लिख दोगे। फिर दूसरी इसमें लिखोगे विस्थापन में कि अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो अंतर हो जाए, नंबर 1 हो जाएगा। नंबर दो में क्या लिखोगे, ये कौन सी राशि है हमारे पास, ये एक हमारे पास अदिश राशि है। अब जिसको अदिश सदिश नहीं आती हो अभी पढ़ेंगे बाद में, ये सदिश राशि होती है। फिर भी हम बता देते हैं एक बार तुमको फटाक से। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती है। सदिश राशियां वे राशियां जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होती है। ठीक है, अभी इसके बाद चैप्टर आएगा वेक्टर, उसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अदिश सदिश क्या होती है, किस प्रकार से वो काम करती है, और भी एक राशि होती है जो भी किस प्रकार से होता है, क्या नियम होते हैं, इसके नियम भी होते हैं, सदिश नियम अदिश नियम पढ़ेंगे हम लोग वहाँ पे। ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आए समझ में। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके, पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 में क्या बताएंगे, दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि तुम इधर जाओ चाहे इधर जाओ, चाहे आगे जाओ चाहे पीछे जाओ, लेकिन आपकी दूरी क्या रहेगी, धनात्मक। चाहे इधर जाओगे तब भी दूरी होगी, इधर जाओगे तब भी दूरी होगी, दूरी ही रहेगी। पर विस्थापन में ऐसा नहीं होता है। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है कि ये शून्य भी हो सकता है, और हो सकता है वो ऋणात्मक हो जाए। क्या हो जाए, विस्थापन धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक, तो अब बात आती है कि विस्थापन धनात्मक, शून्य व ऋणात्मक कैसे हो सकता है। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम विस्थापन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पे खड़े हुए तो हम यहाँ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे गए, ये हमारा क्या हो गया, विस्थापन हो गया। क्या हो गया, विस्थापन हुआ। अब हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे आइए, धनात्मक हो गया, लेकिन हम उसी बिंदु पे वापस खड़े हो गए, इसको क्या बोलेंगे, शून्य विस्थापन। जहां से चलना शुरू किया तो वहीं अगर वापस आए तो उसे शून्य बोलते हैं। अगर थोड़ा सा पीछे चले गए उसे क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। ठीक, मीन्स क्या हुआ, जैसे आप स्कूल से घर के लिए निकले, मतलब घर से स्कूल के लिए निकले, आप घर से स्कूल गए, सीधे आपका ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, अब स्कूल से वापस घर चले गए, ये हो गया 0। जहां से आए थे वहीं चले। जैसे मान लो किसी तुमको नहीं देखा सुबह स्कूल जाते हुए, आराम से तुम गए और हो गए चले, क्या कहेंगे लोग, स्कूल नहीं गए थे क्या, होता ही नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने तुमको विस्थापन देखा ही नहीं, करते हुए देखा ही नहीं तुमको ना। बात तो यही हो गई कि उन्होंने देखा नहीं, तो वो कैसे कहते हैं कि तुमने विस्थापन के तुम गए थे कि नहीं गए थे, है ना। फिर अगर तुम स्कूल से सीधे घर ना पहुंच के और कहीं निकल गए, वो निगेटिव, क्योंकि शून्य का मतलब वापस आना, निगेटिव मतलब और कहीं निकल जाना, समझ गए। घर में निगेटिविटी फैल जाएगी तुम्हारे, मम्मी तुम्हारे फिर आते ही तुम्हारे सुतना चालू। फिर चाल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, चाल क्या होता है। देखो चाल का फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, क्या बोलेंगे, एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। फिर चाल के प्रकार की बात करते हैं। चाल कितने प्रकार की होती है हमारी, 2 प्रकार की। फिर एक समान चल और असमान चल। जैसे एग्जाम्पल समझते चलते हैं और समझना। जैसे मान लो एक व्यक्ति है जो 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है, दूसरा वही व्यक्ति 2 सेकंड में फिर कितना करता है, 20 मीटर की दूरी तय कर लेता है, और 3 सेकंड में कितना कर लेता है, 4 मीटर की दूरी, मतलब 30 मीटर की दूरी तय करता है। 4 सेकंड में कितने मीटर दूरी तय कर लेता है, 40 मीटर की दूरी तय कर लेता है। ठीक, देखो वही व्यक्ति 1 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, फिर 20 मीटर जा रहा है, 30 मीटर जा रहा है, फिर 40 मीटर जा रहा है। अगर देखा जाए तो समय में इन सब में बीच में कितना अंतर है, 1 का अंतर, तो 1 सेकंड का अंतर है कि नहीं है। यानी देखा जाए तो समय कैसा है हमारे पास, जो समय है वो कैसा है, समान समय है। कैसा समय है,
समान है। और यहाँ का जो दूरी है अगर आप देखी जाए तो दूरी कैसी है हमारी, समान है। क्या है, तो क्या बोलेंगे, जब जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती इसे क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, समान समय में जब समान दूरी तय करती इसे क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। ऐसा समझे, देखो तुमने देखा होगा हम लोग के पापा लोग जब होते हैं तो गाड़ी को लेके जब चलते हैं तो रोड पे जैसे हाईवे पे निकले तो क्या करेंगे, गाड़ी को ले लेंगे और एकदम मतलब एकदम एक का स्पीड में रखते हैं, ना तो एक्सीलेटर को आगे बढ़ाते हैं ना तो पीछे करते हैं। हम लोग को लगता है कई बार तो छोटे होते हैं तो क्या करते थे, लाओ अच्छा हमें तो हम चला दे रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा हो पाता है क्या, नहीं, काहे नहीं हो पाता है क्योंकि वो चला रहा है। खैर देखो क्या करेंगे, हाईवे में भी 40 की स्पीड, रोड में भी 30 की स्पीड में चलते हैं और समान एकदम सीमित समय में समान दूरी को तय करते हैं। उनकी चाल जो रहती है वो कैसी रहती है, एक समान। और आजकल के बच्चों की चाल कैसी हो जाती है, देखो जरा, वो क्या करते हैं, वो असमान दूरी तय करते हैं। खट से घेर डाला, 1 सेकंड में चौकस पैसे पहले गेयर में 100 मीटर की दूरी तय कर ली। नहीं, नागिन बनाने वाले लड़के होते हैं ना, एकदम रोड में नागिन नागिन कर देते हैं गाड़ी को, वही वाले बच्चे दूसरे सेकंड में डाल लेता ही गियर को, चले गए 150 मीटर 250 मीटर की दूरी तय कर दी। तीसरे गियर में झम से ब्रेक मारी, फिर आगे 10 मीटर की दूरी तय करी। फिर चौथे सेकंड में फिर से गए 400 मीटर की दूरी तय करी। अगर देखा जाए समय तो समान है भाई, समय किसी का थोड़ा होता है, समय अपने स्थिति चलता है समान समय में। जब वो क्या करता है, समान समय में क्या करता है, भिन्न भिन्न दूरी तय करता है। क्या करता है, भिन्न भिन्न दूरी को तय करता है, उसे क्या कहते हैं, समान चल, असमान चल। ऐसा समझ, वही नागिन वाली गाड़ी नहीं चलाते हैं, खट खट एकदम गाड़ी में फटाफट फटाफट चलाते रहते, एकदम स्पीड में गेयर भी बदलते जा रहे हैं, स्पीड में गाड़ी को धीमा करते हैं, है कि नहीं। तो क्या करते हैं वो लोग, समान समय में समान दूरी को, भिन्न भिन्न दूरी को तय करते हैं, उसे क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। आए समझ में, ठीक। फिर आगे क्या बात करते हैं, आगे बात करते हैं औसत चाल की। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या बनाया हमने तुमको, चाल बराबर दूरी बटे, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। आगे बस कुल कुल लगा दो, कुल कुल। तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अनुपात। क्या बोलेंगे, अनुपात। क्या बोलेंगे, जब कोई गतिशील वस्तु, नहीं यहाँ पे बोलेंगे कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को, कुल दूरी तथा कुल दूरी समय के अनुपात को क्या बोलते हैं, औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, औसत चाल। तो कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। आए समझ में, ठीक। चलिए आगे बढ़ा जाए, फटाफट इन चीज को लिखते जाइएगा वरना ऐप में हमारे नोट्स मिलते जाएंगे, ठीक है तुमको। फिर बात करते हैं वेग की। तो वेग क्या होता है, वेग का फॉर्मूला होता है हमारे पास विस्थापन बटने में समय। क्या बोलेंगे, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में होने वाले विस्थापन को या तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, हम लोग वेग कहते हैं। ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो वेग है तो उसको किससे नोट करेंगे, वी से नोट करते हैं। अगर हम तुमसे कहें वेग का मात्रक बताओ जरा, तो मात्रक की बात करें अगर हम लोग, तो वेग का जो मात्रक होता है, विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड। अगर इसके विमा की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, विमा की, तो विमा की बात करेंगे LT-1 होता है। चलो 1 मिनट देखो जरा पीछे बेटा, क्योंकि हमने कई सारी मात्रक नहीं बताए आपको। 1 मिनट हम आपको फटाफट पहले बता देते हैं। चाल, चाल का मात्रक क्या होता है हमारे पास, मीटर पर सेकंड, ठीक है। और उसकी अगर विमा की हम बात कर लें तो इसकी जो विमा होती है वो होती है LT-1, ठीक। ये हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियोस में, जिसने नहीं देखी है जाके पिछले के लेक्चर्स को देख ले, ठीक है। तो अगर हम बात करें जैसे और भी अगर देखना चाहो तो आप दिखा सकते हैं और भी, जैसे यहाँ पे दूरी का मात्रक भी मीटर होता है और विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। अगर इसकी विमा की बात करें हम लोग तो इसकी जो, ये तो मान लो इसका मात्रक हो गया हमारा, ठीक। अगर हम विमा की बात करें तो इसकी विमा L होती है और इसकी विमा भी L होती है। ये थोड़ा सा रह गया था, ठीक है। आया समझ में, कोई दिक्कत, ठीक। आगे बढ़ा जाए। अब बात देखो, ये हमारे मस्त कार है हमारे पास, और नहीं मेरे पास तो नहीं है, मेरी घर बाहर है, ये चुबाई कार है मान लो छोटी सी तो ये जो हमारे पास जो कार है मस्त सी, तो इसको क्या करेंगे, इसका हम लोगों ने वेग दे रखा मस्त, देखो भाग रही नहीं भाग रही, बिना वेग की गाड़ी नहीं चलती, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं, इसको वी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ये होता है, इसकी विमा ये होती है। फॉर्मूला भी लिख लोगे। अब हमारे पास क्या होता है, वेग के प्रकार। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आप लिखिए वेग के प्रकार, किसका हो जाएगा, वेग, वेग, एक समान चाल नहीं, एक समान वेग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेग, ठीक है। तो क्या बोले, सेम वही चीज, मान लो एक व्यक्ति है वो 1 सेकंड में अपनी गाड़ी को क्या करता है, 10 मीटर ले जाता है, ठीक।
दूसरे सेकंड में क्या करता है वो 20 मीटर ले जाता है, फिर तीसरे सेकंड में क्या करता है वो 30 मीटर ले जाता है, फिर चौथे सेकंड में क्या करता है वो 40 मीटर ले जाता है कि नहीं। हर सेकंड में वो क्या कर रहा है, अपनी दूरी को देखो बदलता जा रहा है। लेकिन अगर इसका अंतराल देखो, दोनों का अंतर देखो, तो समान समय है कि नहीं है। समान समय में क्या करता है, समान दूरी तय करता है, समान। अब देखो चाल बोलते थे या दूरी ली देते, पर यहाँ पे हमारा वेग है तो यहाँ लिखेंगे विस्थापन। क्या बोलेंगे, विस्थापन। ठीक, तो क्या बोलेंगे, जब कोई वस्तु समान समय में समान विस्थापन तय करती है, जब कोई वस्तु समान समय में समान विस्थापन तय करती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, एक समान वेग कहते हैं। ऐसे ही जिससे भी पीछे हमने आपको बताया था असमान चाल की बात की थी, वहां पे असमान वेग हो जाएगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति है जिसने बढ़िया मस्त गाड़ी को दिया, वो 100 मीटर चला गया पहली बार में। दूसरे सेकंड में वो क्या कर रहा था, 150 मीटर मान लो चला गया। तीसरे सेकंड में वो क्या कर रहा है, धीमी कर लेता अपने गाड़ी को, 10 मीटर पे आ जाता है। चौथे सेकंड में फिर वो क्या करता है, बहुत हाई स्पीड में 200 मीटर तक कवर कर लेता है। ये इसका विस्थापन हो गया। ये इसका क्या है, समय। हम क्या लिखेंगे, समान समय में क्या करता है, भिन्न 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 दूरी को क्या करता है वो, सॉरी, भिन्न भिन्न विस्थापन को क्या करता है, तय करता है, विस्थापन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, जब कोई वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न विस्थापन तय करती है, जब कोई वस्तु क्या करती है, समान समय में भिन्न भिन्न विस्थापन को क्या करती है, तय करती है, उससे क्या कहते हैं, असमान वेग कहते हैं। दिक्कत, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक समान चाल। तो जिंदगी भी हमारे ऐसे काम करती है, अगर रुक गए, चलते रहो एक समान स्पीड से चलते रहो, अपने चाल में कोई परिवर्तन नहीं करना, दूरी में आराम से धीमे धीमे एक ही स्पीड चलते रहो, लाइफ सेट हो जाएगी। अगर रुक गए तो दिक्कत है, फिर तुम एक समान चाल बन जाओ, कभी तेज कभी धीमे। आजकल जिंदगी ऐसे चल रही है, कभी तेज हो रहा है कभी धीमे हो रहा है, कभी तेज हो रहा है। इनकी जिंदगी में कुछ नहीं होता, लेकिन लगातार जो कंटिन्यू काम करता रहेगा एकदम एक समान चाल में, लाइफ उसकी मस्त हो गई है ना, वो लाइफ सेट होती है। ठीक, तो इस प्रकार से एक समान चाल को जीवन में अर्पित करो, अपने चालन करो। यहाँ पे फिर गलत हो गया है, हेडिंग हमारी सारी हेडिंगें गलत हो चुकी हैं, यहाँ वेग रहेगा। अब औसत वेग की बात कर लेते, जैसे हमने औसत चाल निकाली तो वैसे औसत वेग निकालेंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे, विस्थापन बटे समय। ठीक, तो विस्थापन बटे समय यहाँ लगाएंगे कुल, कुल क्या लगा देंगे, कुल कुल। तो कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को, अनुपात को, तो कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। याद रहेगा, आए समझ में। चलिए आगे बढ़ा जाए, फटाक से स्क्रीनशॉट भी लेना, लिख लेना अपना। ठीक, आगे बात, तो आगे हमारे पास क्या आ जाता है, तत्कालिक या तात्क्षणिक चाल वेग की बात करते हैं। देखो अब इसको समझा थोड़ा ध्यान से, थोड़ा नहीं, तत्कालिक या तात्क्षणिक मतलब क्या होता है। तत्काल अगर तुमने सुना होगा, जैसे नहीं ट्रेन की टिकट बुक कराते हैं लोग, और तत्काल में ट्रेन की टिकट बुक कर लो। तत्काल मतलब क्या होता है, क्षण भर में, तुरंत। तो जब किसी वस्तु के वेग को, जब किसी वस्तु के वेग को, वस्तु के वेग को क्या करते हैं, क्षण भर के लिए ज्ञात करते हैं, क्षण भर के लिए क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, उसे तत्कालिक या तात्क्षणिक वेग कहते हैं। आया समझ में। जब किसी वस्तु क्या करते हैं, क्षण भर के लिए, एकदम थोड़े से समय के लिए उसका वेग को ज्ञात किया। मतलब देखो गाड़ी तो स्पीड चलती जा रही है, हम उसका वेग से मतलब हमने एक थोड़े समय के लिए देखा कितनी स्पीड चल रहे बेटा। ऐसे पापा कई बार बैठे रहते गाड़ी के पीछे और तुम एकदम गाड़ी एड़ दो, उनको तो एक समान चाल में आदत है, तुम ले आया सामान में, गाड़ी को एड़ दिए, पीछे देखेंगे देखेंगे झाकेंगे, क्षण भर के लिए, कितने भर के लिए, क्षण भर के लिए, उतने में तुम्हारा काम हो गया। वो क्या कहेंगे, कैसे चल रहा है बेटा, है कि नहीं, क्यों, क्षण भर के लिए तो देखा। तो जब किसी वस्तु के वेग को क्षण भर के लिए देखा जाता है उसको तत्कालिक या तात्क्षणिक वेग कहते हैं। आया समझ में। आओ आगे चिंटू बेटा, तो वेग त्वरण की बात करते हैं। त्वरण क्या होता है, तो त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। इसका मात्रक क्या होता है, इसको तो ए से प्रदर्शित करते हैं मान लो, ठीक, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसकी भी LT-2 होती है, LT-2 होती है। तो ये इसका क्या हो गया, हमारे पास त्वरण हो गया। ये इसका ए से प्रदर्शित करते हैं, ये इसकी विमा हो गई। और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे कि ये देखो, अब ये व्यक्ति दौड़ रहा है, ठीक है, ये अपने वेग में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। कभी धीमे चलता है,
ठीक, इसका वेग धीमे धीमे, अब एकदम से क्या कर रहा है वो, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, तो उसके वेग में क्या हो गया, परिवर्तन। तो पहले व्यक्ति क्या कर रहा था, धीमे धीमे गति करता था, फिर क्या करने लगता है, तेज से गति करना था, अपने वेग में क्या किया उसने, परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। समय के साथ जो चीज बदल रही है तभी त्वरण उत्पन्न होगा, अगर समय नहीं है साथ में तो त्वरण उत्पन्न होने वाला नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है, आगे बात करते हैं औसत त्वरण की। किसकी बात करते हैं हम लोग, औसत त्वरण क्या होता है भाई, देखो अभी हमने फॉर्मूला बताया त्वरण का, क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटे में समय, वेग बटे में समय। आगे लगा दो कुल, कुल क्या क्या लगा दो, कुल कुल। तो औसत वेग को निकालना है, इसको बोलेंगे अनुपात, क्या बोलते हैं, अनुपात। क्या बोलेंगे, कुल वेग तथा कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं, कुल वेग तथा कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं, आया समझ में। फिर तत्कालिक या तात्कालिक त्वरण उसी प्रकार से लिखेंगे जैसे पीछे लिखा विवेक के बारे में। क्या करेंगे, जब किसी वस्तु का, जब किसी वस्तु का त्वरण, जब किसी वस्तु का त्वरण क्या करते हैं, क्षण भर के लिए ज्ञात करते हैं, क्षण भर के लिए ज्ञात करते हैं, इसे क्या कहते हैं, वस्तु का तत्कालिक या तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। जब किसी वस्तु का त्वरण क्षण भर के लिए ज्ञात करते हैं उसे क्या कहते हैं, तत्कालिक या तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। आया समझ में, कोई दिक्कत, ठीक, फटे से समझ लो इतना सारा, बहुत सिंपल सिंपल डिफिनेशन है, कोई हाई क्वालिटी डिफिनेशन नहीं बता रहा है आपको, एकदम लो क्लास की, इससे आपको माइंड तुरंत सेट हो जाए, बस समझ रहे हो, आया समझ में। तो बेटा देखो एक्सेलरेशन पढ़ लिया, समझे, तो एक चीज समझ लो, जीवन में एक्सेलरेशन त्वरण बहुत जरूरी है, बिना त्वरण के कोई टॉप पे नहीं पहुंचा हो सकता। भले तुम एक समान स्पीड से चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, धीमे धीमे काम करते जा रहे हो, लेकिन भाई कभी ना कभी तो एकदम पूरा जोर लगाना पड़ेगा ना, कस की स्पीड में भागना पड़ेगा ना, तो त्वरण तो देना पड़ेगा ना जीवन में। जिस दिन आपने त्वरण दे दिया अपने जीवन को एकदम कि हाँ आप बहुत स्पीड में एकदम संतुष्ट होकर काम करना है, फिर देखना कैसे पीक पे पहुंचते हो, समझे। तो पीक में पहुंचने के लिए, हाई लेवल में पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, त्वरण का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जीवन में त्वरण लाओ बेटा। मोशन चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो पूरा जिंदगी में तुम्हारा उतरा हुआ है, समझ रहे हो, पूरी फिजिक्स को जिंदगी उतार सकते हो आप, बस समझो तो आप फिजिक्स कहाँ लगानी है। तो देखो बेटा, एक हमारा ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर लीजिए, और इसमें आपको मस्त बेहतरीन इसी कॉन्सेप्ट के साथ आपको नोट्स मिलेंगे, जिसको आप डाउनलोड करिए और मजे करिए, है कि नहीं। मजे करने वाला नहीं कि नोट्स को बस डाउनलोड कर लिया काम खत्म, तैयार करना है मजे करते करते, ठीक है। देखो सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलता है यहाँ पे, और कहे नहीं, केवल यही, ठीक। इसको तैयार करो। इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक गति के समीकरण, और इसमें भी कई पार्ट में समझाया गया। जैसे गति के पहले समीकरण क्या क्या होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, फिर s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर एक होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तो गति के समीकरण हो गए। अब इनको हम समझेंगे, प्रूव भी करेंगे तीन तरीकों से। कौन से तीन तरीके हैं वो ये देखो। जैसे गति की विधि, गणितीय विधि हो गई हमारे पास, ठीक, ग्राफी विधि हो गई हमारे पास, और समाकलन विधि हो गई, ठीक। जितनी भी विधियां हैं इनके बारे में जानेंगे और इन्हीं से रिलेट होकर हम सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो नंबर एक से हम स्टार्ट कर देते हैं। नंबर एक में हमारे पास आती है गणितीय विधि। तो हम पहले गणितीय विधि से ही गति के समीकरण की बात करेंगे। तो पहले समीकरण को हम लोग प्रूव करते हैं। जैसे अब गणितीय विधि की बात कर ली, तो गणितीय विधि में क्या हो जाता है, जैसे लोगों पहले हमें फॉर्मूला क्या प्रूव करना है, v बराबर u प्लस ए टी, ये हमें फॉर्मूला प्रूव करना है। तो हमने क्या लगाया, वेग का फॉर्मूला लगाया। वेग बराबर क्या होता है हमारे पास, सॉरी, तो हमने क्या किया, त्वरण का फॉर्मूला लगाया। त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय, होता है कि नहीं होता है। त्वरण को हम लोग कैसे नोट करते हैं, ऐसे। वेग में परिवर्तन, मान लो प्रारंभिक वेग हमारा हो गया v, मतलब u, और अंतिम वेग हो गया v, तो ये हो गया v अपॉन में t, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो मैं क्या आ गया ए टी, यहाँ v माइनस यू इसको धर लिया, तो v बराबर u प्लस ए टी हमारा क्या आ गया फॉर्मूला। आया समझ में। ये हमारा फर्स्ट समीकरण है, बिल्कुल इजी टू वे, ठीक। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। तो सेकंड समीकरण की बात कर लेते हैं हम लोग। ये भी बहुत इजी है, लेकिन देखो अब हम बात कैसे करेंगे। देखो हमारे पास हमने क्या बताया, अभी एक वस्तु है मान लीजिए, उस वस्तु में क्या है, हमें धक्का दे रहा है, ठीक है। जैसे हमने बल लगाया तो वो क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाता है। तो जब पहले चल रहा है वहां पे प्रारंभिक वेग हमारा u था, बाद में जब वो रुका जाके वहां पर अंतिम वेग कितना हो गया, v हो गया। एक त्वरण से गया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, जब वस्तु खिसक रहा है, चल रहा है, गति स्टार्ट कर रहा है, गति का समीकरण दो प्रूव करने जा रहे, तो यहाँ लिखेंगे गति
प्रारंभ होने के 1 सेकंड पहले। एक सेकंड बाद क्या निकालेंगे? 1 सेकंड बाद वेग निकालेंगे। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ पे कर दो v1। ठीक, वेग हमारा u है, और यहाँ पे 1 सेकंड बाद है, यहाँ पे टी की जगह रख दो 1। तो यहाँ पे आ गया v1 बराबर u प्लस ए। टी की जगह तो 1 आ ही जाएगा। ठीक है, तो 1 रख दिया हमने, ये हमारा v1 निकल आया। अब हमने क्या किया, ऐसे लिखेंगे गति समाप्त होने के 1 सेकंड पहले। ठीक है, क्योंकि देखो हम बाद में नहीं निकाल सकते, क्योंकि गति समाप्त हो गई है, बाद में तो वो स्थिर अवस्था में आ जाएगी। ऐसे ही गति जब प्रारंभ हुई थी, गति जब प्रारंभ हुई थी तो वो भी क्या थी, अगर उसके पहले निकालते तो भाई पहले तो रुकी हुई थी, वहां पर कोई वेग था ही नहीं। तो गति समाप्त होने के पहले और गति स्टार्ट होने के बाद। ठीक, ये याद रखना पूरा। तो यहाँ पे बाद का जब हम वेग निकालने के लिए आए, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा v बराबर v2 बराबर u की जगह काम करेगा v, क्योंकि अंतिम में बाद में वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। अब देखो पहले गाड़ी स्टार्ट हुई थी वस्तु, तो वहां पे a था प्लस का, अब वस्तु क्या जा रही है, नीचे जा रही है, उसका वेग क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 80 करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, v2 बराबर v माइनस ए हो जाएगा। ठीक, अब हमने क्या किया, v1 पता v2 पता, दोनों पता चल गया हमें। और हम निकाल लेते हैं औसत वेग, निकालते हैं क्या, निकालते हैं औसत वेग। तो औसत वेग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता क्या है, v1 प्लस v2 बाई 2, कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। जितने भी वेग होते हैं सबको जोड़ दिया, उतना ही वेग हमने दो नीचे लिख दिया। ठीक है, ठीक, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, u प्लस ए, क्योंकि यहाँ पे v1 का मान हमें कितना देगा, u प्लस ए। यहाँ पे रखेंगे v2 का मान, तो प्लस का v माइनस ए बाई 2। ए से ए क्या हो गया, कैंसिल, u प्लस v बाई 2। हाँ, हमने फॉर्मूला लेकिन पढ़ रखा, v बराबर होता है u प्लस ए टी। यहाँ पे आके रख दो इसको। ठीक है, u प्लस, यहाँ पे रखेंगे u प्लस ए टी बाई 2। ठीक, u और u कितना हो गया, 2u प्लस ए टी बाई 2, अलग अलग डिवाइड कर दो। तो जैसे अलग अलग करेंगे तो 2u बाई 2, ठीक, प्लस का 1 बाई 2 ए टी। ठीक हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग किया तो यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगा वो बचेगा यहाँ पे u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने क्या निकाला, हमने यहाँ क्या निकाला, औसत वेग। तो अब हम लगाते हैं यहाँ पे विस्थापन निकालेंगे। ठीक है, विस्थापन मतलब s निकालेंगे। तो देखो हमने औसत वेग का फॉर्मूला लगा रखा है, यहाँ पे लिखो भी, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। लगाया फॉर्मूला हमने, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग निकाला हमने कितना, यहाँ पे u प्लस हाफ ए टी बराबर विस्थापन हो गया, मान लीजिए s, यहाँ समय हो गया t, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, s बराबर u प्लस हाफ ए टी। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, t का मल्टीप्लाई, ये वाले t का, ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, s का फॉर्मूला। ठीक है, तो नोट दिस, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी, थर्ड वाली इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन कैसे आएगी हमारे पास, तो नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। तो हमने अभी पहला समीकरण पढ़ा था, लिख लो v नो डैट। ठीक, वी नो डैट मतलब v बराबर u प्लस ए टी, तो फॉर्मूला लगाया। अब हम क्या करते हैं, अब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों बच्चों का वर्क कर देते हैं। तो वी स्क्वायर बराबर u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलिए, यहाँ पे वी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 u ए टी, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ये होल स्क्वायर फॉर्मूला खोला हम लोगों ने। अब अगर आप एक चीज देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम जैसे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस, यहाँ अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 2a कॉमन कर लेते हैं। यहाँ अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा, देखो यहाँ पे 2 है नहीं, जहाँ पे होता नहीं वहां पे से निकालेंगे तो भाग करा देंगे। भाई गुणे से निकाला तो भाग करा देते, भाग से निकाला तो गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो एक a निकल गया, एक a बचा, टी स्क्वायर बचा, फिर प्लस यहाँ से देखो, यहाँ से 2 निकल गया, a निकल गया, बचा यू टी, बचा नहीं बचा, गुणा करके देख लो जरा। जैसे देखो इसके अंदर गुणा करें तो a और a स्क्वायर बन जाएगा, टी स्क्वायर ऑलरेडी है तो ये गुणे में जाएगा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, देखो बनना सेम चीज। ठीक, तो देखो अगर तुम देखो तो ये फॉर्मूला बन गया कौन सा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, किसके बराबर होता है ये, एस के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर बराबर
यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा आ गया फॉर्मूला। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं नेक्स्ट विधि की। ठीक है, तो आगे हमारी कौन सी विधि आती है नेक्स्ट पढ़ने में देखते हैं हम लोग। ठीक, अब हमारे पास आएगी ग्राफीय विधि। कौन सी विधि आएगी? ग्राफीय विधि। ठीक, तो ग्राफीय विधि की जब हम बात करेंगे तो ग्राफीय विधि हमारी क्या कहती है? देखो, जैसे हमें ग्राफ बनाना, पहले तो ऐसे करके तो 4 बना लीजिए आप। ठीक, और इसको ऐसे जोड़ दीजिए, ये हमारा ग्राफ बन गया। ठीक, और इसको मान लीजिए एक्स अक्ष। ठीक, इसको मान लीजिए वाई अक्ष। क्या मानेंगे? ये हो गई एक्स अक्ष, वो हो गई हमारे पास वाई अक्ष। ठीक, तो हम मान लेते हैं ये पूरी जो ये है, ये तो भाई एक्स अक्ष तो हमेशा हमारा समय को डिनोट करती है। किसे डिनोट करती है? अगर ये टाइम है तो ऊपर वाली ये भी क्या हो जाएगी? टाइम ही रहेगा। ठीक, तो देखो ये वाली रेखा हमारा वेग, वाई अक्ष हमारा क्या करता है? वेग को डिनोट करता है। ये हमारा वेग बता रहा है। ठीक, तो अब देखिए ये बड़ी वाली रेखा तो ये अंतिम वेग हो गई। ये हमारी लाइन कौन सी रहेगी? प्रारंभिक वेग रहेगी। तो ये वाला हमारा कितना आ जाएगा? यू आ जाएगा। ठीक, तो वो वाला हमारा वी, ये वाला हमारा क्या हो गया? यू। तो जब ये यू है तो ये भी कितना रहेगा? ये भी तो यू रहेगा, है कि नहीं? देखो, जब ये पूरा वाला वी और ये छोटा वाला यू, तो ये वाला जब निकालें तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये बनेगा वी माइनस यू, इतना। ठीक, तो हमने नामकरण कर दिया सबका। और ये जो स्लोप है वो हमेशा कैसे नोट करती है? वो ए को करती है। कैसे नोट करती है? ए हो जाएगी। एक्सेलरेशन बोलेंगे। जहाँ पे भी स्लोप बन जाएगा ढाल, उसको क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। ठीक, अब हमने नाम दिया ए बी सी डी और ये हो गया ई। ये हमने सारे त्रिभुज ले लिए। ठीक है, मतलब सबका नामकरण कर दिया। तो हमें जब ग्राफी विधि प्रूव करनी होती है तो क्या करना होता है? जैसे पहला समीकरण प्रूव करना है तो पहले समीकरण में त्रिभुज लेंगे। ठीक, दूसरे समीकरण में दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। तीसरे समीकरण में एक बार पूरा ले लेंगे। ठीक, तो हम एक एक स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, तो हम गति के प्रथम समीकरण की बात करेंगे तो त्रिभुज लेंगे ए बी सी से। ठीक, त्रिभुज ले लिया ए बी सी से। त्रिभुज का हमने क्या किया? अब त्रिभुज से हम फॉर्मूला लगाएंगे प्रवणता का। प्रवणता मतलब होता है ढाल। क्या होता है? ये ढाल है जो स्लोप। ठीक, अब आप जब बड़ी क्लास में अभी जाएंगे, जब ढाल निकालने के लिए बोलेंगे हम, ढाल यानी कि क्या बोलेंगे? प्रवणता। ठीक, तो जब किसको नहीं पता ढाल क्या होता है, मीन्स होता है प्रवणता। ठीक है, ठीक, अब जब आप मैथ पढ़ोगे तो प्रवणता का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो प्रवणता बराबर फॉर्मूला पढ़ाएंगे मैथ में आपको टेन थीटा। क्या होगा? टेन थीटा। तो प्रवणता मतलब ढाल, और ढाल कितनी हमारे पास यहाँ पे? ए। कितनी दी गई है? ए। तो हम यहाँ क्या करेंगे? ए बराबर टेन थीटा। आ गया फॉर्मूला। अब टेन थीटा का फॉर्मूला आपको आता है ऑलरेडी, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया गया? वी माइनस यू, और बेस दिया गया टी। यानी ए बराबर वी माइनस यू अपॉन में टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो वी माइनस यू बराबर ए टी। ठीक, यहाँ पे ये चला जाएगा तो वी बराबर यू प्लस ए टी। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हमारा फॉर्मूला प्रूव हो चुका है कि नहीं? एकदम भौकाली तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत? चला जाएगा। तो अब हम देखते हैं समीकरण 2। ठीक, ध्यान से देखिएगा जरा इसे। समीकरण 2 प्रूव करने के लिए हमने भी आपको क्या बताया? पहले हमने त्रिभुज ले लिया, अब दोनों को एक साथ ले लो। नीचे आयत है, ऊपर त्रिभुज है, हम दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। फॉर्मूला लगाओ, दूरी बराबर आयत क्या है? ए सी डी ई। क्या दिया गया है? आयत ए सी डी ई का क्षेत्रफल प्लस, अब दिया गया है त्रिभुज। त्रिभुज कितना दिया गया है? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक, दोनों का हमने क्या कर लिया? क्षेत्रफल। अब इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक, तो पहले तो कमेंट करके इसका आंसर मतलब फॉर्मूला बताओ। अब हम इसको बताते हैं फिर। ठीक, तो आगे हम तुमको बता रहे कि आयत का क्षेत्रफल हमारा तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस जब आयत को देखो तो उसकी लंबाई हमारी हो गई यू और चौड़ाई हो गई हमारी टी। तो आयत का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, अब हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो जैसे हमने लगाया फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? u इंटू टी फिर प्लस हाफ आधार। अब इस त्रिभुज में आओगे तो इसका आधार कितना हमारे पास? टी है। तो यह क्या होगा? आधार गुणे ऊंचाई। तो इसी त्रिभुज की अगर आप उससे ऊंचाई से बात करें तो ऊंचाई कितनी दी गई हमारे पास? v माइनस यू। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? v माइनस यू। ठीक, अब इसको सही से लिखो पहले। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? इसको यू टी प्लस हाफ टी। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में v माइनस यू। हमने अभी पढ़ा, अभी को पीछे पढ़ाया कि देखो
v माइनस यू इसके बराबर हो। ठीक, अब हमने क्या किया, जहां पे देखो v माइनस यू है, यहाँ पे भी क्या है v माइनस यू, तो इसकी जगह लिख देंगे 80। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास यू टी प्लस हाफ टी इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 80। ठीक है, तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, टी और टी का स्क्वायर बन जाएगा, किसके बराबर था, एस के बराबर। गति का हमारा तीसरा, ठीक है, हमारा दूसरा समीकरण भी प्रूव हो गया। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा बताइए क्या होता है जरा फटाक से। ठीक, तो तीसरा हमारा क्या होता है, v बराबर u प्लस 80। अब इसको प्रूव करना है तो इसको हम नेक्स्ट पेज में प्रूव करते हैं। ठीक है, हेल्प हम इसी की लेंगे। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे दूरी बराबर। अब फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, तो दूरी बराबर, देखो हमने क्या किया, अभी तक हमने त्रिभुज लिया, अलग अलग सब लोग करा, पहले त्रिभुज लिया, समीकरण एक प्रूव किया, फिर दोनों को हमने जोड़ के अलग से लिया। अब हम पूरा एक लेते हैं, जैसे ए बी डी सी, चार भुजाएं बननी है हमारे पास, तो ये चतुर्भुज हो गया ए बी डी ई, तो ये हमारा चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज के लंब क्या है, समान है। तो क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज, लंब चतुर्भुज क्या है, ए बी डी ई का क्षेत्रफल। अब आप ये बताएं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता, सुनो हम बता रहे हैं, तो ध्यान सुनिएगा। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, 1/2, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे लंबवत दूरी। ठीक, आगे देखिए आप। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले ये देख ले इन दोनों में समांतर भुजाएं कौन कौन सी। तो समांतर भुजाएं जैसे देखोगे आप, देखो u और v तो एक दूसरे के समांतर है कि नहीं है। ठीक, और देखो अगर देखोगे एक चीज, इन दोनों के लंबवत कौन सी, टी वाली हमारी, देखो लंबवत है, 90 कोण यहाँ बनना, 90 कोण यहाँ बनना है कि नहीं, दोनों भुजाओं के ये क्या है, लंबवत है। और u और v हमारी क्या रहेगी, समांतर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1/2 दूरी का फॉर्मूला होता है s बराबर, ठीक, समांतर भुजाओं का योग यानी कि v प्लस यू, क्या लिखेंगे यहाँ पे, v प्लस यू गुणे लंबवत दूरी यानी कि टी। अब हम टी का फॉर्मूला निकालेंगे, जैसे अभी पीछे पढ़ा हम लोगों ने, v माइनस यू बराबर किसके होता है, 80 के। ठीक है, v माइनस यू बराबर 80, यहाँ से टी का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन में a। ठीक, यहाँ रखो आके जरा, तो s बराबर हाफ v प्लस यू गुणे v माइनस यू अपॉन में a। देखो बट्टे वाला 2 ये वाला, बट्टे वाला 1 ये वाला, भेद दो गुणे में, तो 2as बराबर v प्लस यू और v माइनस यू, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो फॉर्मूला किसका बन गया। ठीक, तो v माइनस यू का मतलब वी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो 2as, तो ये माइनस अलग क्या हो जाएगा, प्लस का, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2as, ये हमारा आ गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, और यहाँ से ये दूसरा सब विधि भी क्या होती है हमारी खत्म। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की। ठीक है, थर्ड लेक्चर मतलब विधि कौन सी होगी हमारी, तीसरी विधि। तो हमने आपको बताया अभी कि समाकलन विधि हमारी तीसरी होती है। कौन सी विधि होती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे फेमस है, सबसे ज्यादा पूछी जाती है पेपर्स में, चाहे वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, उसमें सबसे ज्यादा ये आती है। ध्यान दीजिएगा एकदम गौर से। ठीक है, अब जिस व्यक्ति ने समाकलन नहीं पढ़ा अभी मैथ में समाकलन है इंटर में, जो कि पूर्णतः 50 नंबर का इंटर में आता है, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप हमारे वीडियो लेक्चर्स में जाके एक बेसिक ऑफ फिजिक्स के नाम से हमारे वीडियोस है, उसको देखे जाके, उसमें मैंने समाकलन, औकलन, टिग्नोमेट्री, यानी जितनी भी फंक्शन, जितनी भी चीजें मैथ की फिजिक्स में काम आने वाली है वो मैंने पढ़ा रखी है। ठीक, तो जाएं और उसको देख सकते हैं आप। चलिए अब देखिए आगे। आगे हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर हम बात करेंगे समाकलन विधि की। तो समाकलन विधि जिसको नहीं आती आप चिंता ना करें, हम फिर भी समझा देंगे आपको समाकलन विधि। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार वीडियो जरूर देख ले ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कोई चीज यहाँ पे हल्की फुल्की छूट रही होगी तो वो भी कवर हो जाएगी। समाकलन विधि की जैसे हम बात करेंगे, तो समाकलन विधि में नंबर 1 में हम प्रूव करेंगे। तो समाकलन का मीन्स क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, 2 सेकंड का समय लगेगा। तो समाकलन का मीन्स होता है यहाँ पे कि वैल्यू को इंक्रीज करना। जैसे कि कोई छोटी वैल्यू है, जैसे 1 या फिर 2, इसको हमें बढ़ाना है, जैसे 1 को हमें 3 बनाना, मान लो वैल्यू को इंक्रीज करना, बड़ा करना, तो हम क्या करेंगे, उसमें 2 ऐड कर देंगे। ऐड करना, ऐड को बोलते हैं सम, वैल्यू को बड़ा करना। जैसे कि ये सम लिखा हुआ है, तो सम को हमने क्या किया, सम का एस पकड़ा, एस को पकड़ के कर दिया, खींच दिया, ये बन गया समाकलन का निशान। क्या बन गया,
समाकलन का निशान इस तरीके से लगाया जाएगा। ठीक, इसी पे लगाते हैं लिमिट। और देखो जो भी यहाँ पे डी के साथ होगा, डी मतलब फंक्शन है ये प्रकार से, जिसको जो कि डी के साथ रहता है हमेशा, जब तक डी के साथ नहीं रहता इसका समाकलन पॉसिबल नहीं है। अगर आपको डी दिख रहा है तभी हम लोग क्या करते हैं वहां पर समाकलन करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, हमें प्रूव करना है v बराबर u प्लस ए टी, ए लाना है तो हम वेग त्वरण का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक, तो त्वरण का फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, ए बराबर फॉर्मूला होता है dv अपॉन में dt। ठीक, इसको इधर भेज तो dv बराबर ए dt आ जाएगा फॉर्मूला हमारे पास। देखो अब इसको पढ़ने से पहले एक बात और याद रखो, एक बात याद रखने वाली कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि अगर हम तुमको कह रहे हैं कि वेग दिया गया और वेग पर लिमिट लगाओ, क्या लगाओगे। ठीक, तो वेग पर जब तुमसे कहें कि लिमिट लगाओ तो लिमिट लगाने का तरीका क्या होता है, वेग पर u से v, हमेशा लिमिट नीचे से ऊपर लगती है, क्योंकि देखो जो भी लिमिट होती है हमेशा जब तुम लिमिट क्रॉस करे होगे पहली बार जीवन में, वो हमेशा छोटी से छोटे के स्कूल में क्या पेंसिल चुरा रहा है, पेन चुरा रहा है, रबड़ चुरा रहा है, उसके बाद धीरे 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 लिमिट बड़ी हो जाती है ना, छोटी से चालू होती है हमेशा नीचे से ऊपर की हो जाएगी, तो यू से बी रहेगी। अब अगर हम कहें कि दूरी की लिमिट बताओ, तो दूरी हमेशा कहाँ जीरो से स्टार्ट होती है, तो जीरो से कहाँ हो जाएगी वो एस। ठीक, अगर हम कहें समय की लिमिट, तो हमेशा समय कहाँ से जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से टी, इसकी लिमिट ये रहेगी इस प्रकार से, बस ये याद रखना छोटा सा। अब हम बात करते हैं, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आके जरा। ठीक, अब यहाँ पे हमने समाकलन का लगाते हैं निशान, तो हम कहेंगे पक्षों दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो ये हो गया dv बराबर ये हो गया हमारे पास 80। ठीक, अब हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। यहाँ पे देखो जो डी के साथ होता है उसी का होगा समाकलन, बाकी किसी का तो होना नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास था dv dt। ठीक है, तो अब हम इस पे क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पे है v, और v की लिमिट हमने बताया u से v, हमेशा नीचे से ऊपर, तो यहाँ पे u से क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। यहाँ पे d के साथ क्या t, जो d के साथ होगा उसी पे लिमिट लगेगी। d के साथ यहाँ पे क्या t, आगे लाने पीछे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे d के साथ क्या हमेशा t है, तो t की लिमिट हमेशा जीरो से कितनी रहेगी, t, यहाँ पे लगाया जीरो से t, ये लगा दी लिमिट। अब समाकलन करने का तरीका समझो, जो d के साथ होता है वो होता है मकान मालिक, बाकी सब किराएदार, बाकी सबको निकाल के आप फेंक दोगे बाहर। जैसे यहाँ पे dt है, तो dt में एक्स्ट्रा वो कहाँ निकालोगे, बाहर निकाल दोगे भाई, ये तो है किराएदार, तो किराएदार निकलेगा बाहर। तो यहाँ पे हमने क्या किया dv, यहाँ से हो गया u से v, यहाँ पे आ गया a बाहर, लिमिट लगाया जीरो से t, और यहाँ पे अंदर बचा dt। अब हम करेंगे समाकलन। ठीक, समाकलन में कुछ खास करना नहीं होता है, जब फॉर्मूले लगेंगे तो फॉर्मूले होते हैं कुछ एक दो याद करने पड़ते हैं, लेकिन अभी फॉर्मूले का कोई यूज नहीं है। तो अभी क्या करना है, अभी डी से इस समाकलन निशान हट जाता है, इस डी से इस समाकलन निशान क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे हटेगा तो यहाँ पे केवल बचेगा v, यहाँ बराबर में चलता रहेगा, हमारे पास a बाहर है, a बाहर रहेगा, अंदर ब्रैकेट में है t, t से समाकलन निशान d से हट गया है तो केवल बचा t। अब लगा दो लिमिट, लिमिट लगेगी हमेशा डब्बे के अंदर, जिसके साथ जिसका समाकलन किया जो डी के साथ था उसी पे लिमिट लगेगी, ए पे नहीं लगेगी, ए से कोई मतलब नहीं है, टी पे लगेगी। क्यों, टी का किया, यहाँ पे वी पे लगेगी क्योंकि वी का किया, और कोई पद होता उसमें भी नहीं लगाते, ए होता, डी होता, सी होता, एल होता, कुछ भी होता उस पर नहीं लगेगी, जिसपे है जिसका समाकलन किया उसी पे लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट लगाओ कितनी, u से v, इसकी लिमिट हो गई जीरो से t, और लिमिट अप्लाई करने के बाद फॉर्मूला याद कर लो, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, लोअर कहाँ पहनते हैं, नीचे पहनते तो नीचे वाला हो गया लोअर, ऊपर वाला हो गया अपर, ये हो गया अपर, ये हो गया लोअर। हम करेंगे फॉर्मूला अपर माइनस लोअर, तो देखो अब कहोगे v कहाँ चला गया, अंदर वाला, वो हट जाता है। वो क्या करता है, उसके स्थान पे लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो अंदर वाला हटा के ऊपर रखा जाता है, तो v माइनस यू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, v माइनस यू बराबर, यहाँ पे किया a, यहाँ पे किया t माइनस जीरो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, v माइनस यू बराबर 80, ये इधर चला जाएगा तो v बराबर u प्लस 80। ये हमारा एक समीकरण क्या हो गया, प्रूफ। ठीक, कोई दिक्कत हो देख लो यहाँ तक। ठीक, पट्ट से स्क्रीनशॉट ले लो, चट्ट से ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अब समीकरण 2 की बात कर लेते हैं। तो समीकरण 2 में हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है किसका, हमारे पास आती है दूरी, दूरी यानी कि यहाँ पे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमें s बनाना पड़ेगा। s आता है वेग के फॉर्मूले में, क्योंकि विस्थापन बटे में समय, तो वेग का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो वेग बराबर होता है dv बराबर सॉरी, वेग का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे v बराबर लगाएंगे यहाँ पे ds अपॉन में dt। ds अपॉन dt क्यों लगाया, क्योंकि भाई हमें s चाहिए, क्योंकि विस्थापन मतलब s पर फॉर्मूला प्रूव करना था, s भी तो चाहिए। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला भी पढ़ भी रखा कि v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी होता है, ये ऊपर पढ़ रखा है हम लोगों ने, यहाँ पे v की जगह लिख दो, ये क्या u प्लस ए टी बराबर ds अपॉन में dt, और dt को उधर भेज दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है,
ठीक है, इधर भेज दो। डी एस बराबर यू प्लस ए टी, मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ गया डी टी। अब डी टी का मल्टीप्लाई कर दो तो यू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी, और यहाँ पे क्या चल रहा है, डी एस। ठीक, अब आगे देखो, आगे हमने क्या किया, जैसे हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, अब समाकलन। तो यहाँ लिखना पहले एक लाइन पूरी आप, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक, हमने क्या किया, दोनों पक्षों में समाकलन का निशान लगा। तो यहाँ पे डी एस है हमारे पास, निशान लगाया, ये डी एस बराबर, यहाँ पे भी निशान लगाएंगे। तो जैसे हम लगाएंगे यहाँ पे यू डी टी प्लस, ठीक, यहाँ पे भी लगाएंगे ए टी इंटू डी टी, ए टी इंटू डी टी। ठीक, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से एस, यहाँ पे करेंगे 0 से टी, क्योंकि समय डी के साथ क्या टी है, यहाँ पे 0 के साथ डी के साथ एस था, तो एस की लगाई, यहाँ पे डी के साथ भी क्या है, टी है, 0 से टी। अब मेन बात ये आती है कि हमको ये बताओ कि अब यहाँ पे हमें सिंगल टी था, तो हमने टी को बाहर कर दिया था, ए को टी अंदर रख लिया था, यहाँ पे भी टी के साथ टी है, लेकिन टी को यहाँ बाहर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डी के साथ क्या है, टी है, तो आगे भी टी है, उसका हम शकल मिल गया कि नहीं मिल गया, जुड़वा है ना, जुड़वा या हम शकल मिल जाए, जिनकी शकल मैच करे, उनको बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों, वो तो होते हैं मकान मालिक के रिश्तेदार, अभी तो शकल मैच कर रही है, तो उनको निकालना पॉसिबल नहीं है। तो किसको निकालेंगे, ए को निकालेंगे, बट टी को बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो जुड़वा नहीं है, वो अलग ही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जैसा था वैसे लिख दिया, डी से 0 इंटू डी एस बराबर, यहाँ यू बाहर आ जाएगा, यू मैच नहीं कर रहा है, 0 से टी, यहाँ पे आ गया डी टी प्लस, यहाँ पे क्या आ गया, ए बाहर आ गया, अंदर बचा टी डी टी, ये लिमिट हो गई 0 से टी। ठीक, अब हमने क्या सोचा, अब इसको फिर हल कैसे किया जाए, तो देखो, अब जिसकी पावर है, अगर टी की पावर यहाँ पे 1 है, वो तो लिमिट है ऊपर के वाली, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। देखो तुमको फॉर्मूला यहाँ बता देते हैं, ध्यान से देख लेना कि x की पावर अगर n है, x की पावर कितनी है, n है, तो फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, यानी जितनी भी पावर है उसमें एक जोड़ देते हैं, उसी को क्या कर देते हैं हम लोग, नीचे लिख देते हैं। ठीक, तो यानी कि देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, तो x यहाँ पे t की पावर कितनी 1, यहाँ पे x का काम कर रहा है t, और n काम कर रहा है 1 का, तो t 1 प्लस वन अपॉन में 1 प्लस वन, यानी टी स्क्वायर बाई 2, नीचे 2 आ जाएगा हमारा। ठीक, यही इसका समाकलन हो गया पूरे का। ठीक, जितनी भी पावर होगी उसको लेके उसका समाकलन कर देंगे, वही हमारा क्या हो गया, इसका समाकलन। अब इसका तो देखो डायरेक्ट डी के साथ है, ये डी है, ये समाकलन से हट जाए, क्या बचेगा, एस, एस पे लिमिट लगा दो 0 से एस, यहाँ पे यू है, यहाँ से टी हट जाए, केवल बचेगा टी, लिमिट लगा दो 0 से टी, फिर प्लस ए, यहाँ पे बचा टी स्क्वायर बाई 2 आ गया। ठीक, इसकी लिमिट लगा दो, हमारी कितनी आए, 0 से टी। ठीक, तो जो लिखने का तरीका सो लिखो पहले। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं अपर माइनस लोअर का। तो एक काम कर लो, ये बटे वाला 2 को इधर भेज दो गुणे में। ठीक, पहले भेजेंगे, भी रुक जाओ। यहाँ पे क्या करते हैं, एस माइनस 0 अपर माइनस लोअर, तुमको पता है अंदर वाला है हट जाएगा, उसमें जगह वो रखेंगे अपर माइनस लोअर। ठीक, बराबर, यहाँ पे यू चल रहा है, ब्रैकेट में लगाएंगे अपर माइनस लोअर, प्लस ए बाहर आ गया, नीचे 2 भी रख दो। अच्छा, एक काम कर लिया हम लोगों ने, 2 भी नीचे रख दिया। ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। क्यों 0 का स्क्वायर कर दिया, देखो भाई टी पे तो हमें लिमिट लगानी थी, तो टी पे अप्लाई किया, टी अंदर वाला टी इसको हटा दिया, लेकिन अगर लिमिट में मतलब पावर लगी हुई है समाकलन करने के बाद भी, जैसे यहाँ पे लगी हुई थी, स्क्वायर लगा हुआ है इस पे, तो उस पर भी हम स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या कर दिया, टी स्क्वायर, और यहाँ पे 0 का भी क्या कर दिया हम लोगों ने, स्क्वायर कर दिया। देखो क्या क्या बच्चा, उसको आगे करते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमारा जो लिमिट अप्लाई किया हमने, पूरा हम लिख देते हैं एक बार, एस माइनस 0, यहाँ पे क्या किया यू, यहाँ पे क्या टी माइनस 0। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया टी माइनस 0, फिर यहाँ पे क्या किया, प्लस ए चल रहा था आगे, नीचे 2 लिख रखा था, इसको ए लिख दो, बड़ा लग रहा है, लग रहा क्यू लिख दिया है। ठीक है, यहाँ प्लस, तो यहाँ पे ए बाई 2, ब्रैकेट में हमने क्या लगाया, यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 0 का भी स्क्वायर, तो 0 का कोई इसका मान नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आ गया एस, यहाँ पे आ गया यू टी, प्लस यहाँ पे बन गया हाफ, ए को लिख दो इसे हाफ, और यहाँ पे क्या कर देते हैं ए, और यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करें तो टी स्क्वायर, 0 तो हट ही जाएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आया समझ में। ठीक, तो अब हमारा था गति का तीसरा समीकरण, और वो भी सबसे बेहतरीन तरीके से देखो। ठीक, तो हमने तीसरे समीकरण की बात करी, अब हमें क्या सोचना, कौन सा फॉर्मूला लगाए, कौन सा फॉर्मूला लगाए, तो हमें ये सोचना, हाँ हमें तब पता कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, ए आ गया, तो भाई ए का फॉर्मूला तो लगना ही है।
ए बराबर हमारे पास क्या होता है डी एस, सॉरी डीवी अपॉन में डी टी, ठीक है, डीवी अपॉन में डी टी। तो देखो वी, वी की मदद से वी भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, हम समाकलन करेंगे इसका तो आ जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि भाई ये बताओ कि एस कहाँ से आएगा, भाई एस बराबर यू टी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर होता है, तो एस भी लाना पड़ेगा। तो एक काम कर लेते हैं, हम क्या करते हैं इसके अंश व हर में कर देते हैं डीएस का मल्टीप्लाई, क्या करते हैं डीएस का गुणा कर देते हैं, ठीक। तो जैसे करोगे तो ए बराबर डीवी अपॉन में डी टी, यहाँ पे भी क्या किया डीएस अपॉन में क्या रहेगा डीएस, ठीक। देखो डीएस अपॉन में dt जो बन जाएगा फॉर्मूला हमारा वो होता है किसका, v बराबर ds अपॉन में dt, यानी विस्थापन बटे में समय। ये किसके बराबर होता है v के, तो a बराबर आ गया यहाँ पे dv अपॉन में ds इंटू क्या रहेगा v आ जाएगा। अब s को इधर भेज दो, ठीक। जैसे s को इधर भेजोगे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास dv, भाई दो v है ना यहाँ पे, तो ऐसा नहीं होता कि v पीछे है तो मतलब तुम सोचो कि वो उसी से जुड़ा हुआ, नहीं वो आगे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, गुणे में ना। v बराबर v dv बराबर, ये देखो ds इधर पहुंच गया तो a ds, a ds पहुंच जाएगा, ये कहाँ पहुंच गया इधर पहुंच गया, ठीक। फिर अब देखो हमने क्या किया दोनों बच्चों का समाकलन, समाकलन ठीक करने पर जैसे समाकलन करेंगे तो लिमिट लगाएंगे, v dv बराबर यहाँ पे ए डी टी एस, यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई करी जीरो से कितनी मतलब वी से यू, इसकी लिमिट तो यू से वी हो जाएगी ना, ठीक है, तो इसकी लिमिट लगाएंगे यू से वी, ठीक है, यू से वी। अब इधर देखो इधर लिमिट लगाएंगे एस की, तो यहाँ पे आएगी जीरो से एस। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब सुनो इसके पास पावर कितनी है इसकी एक, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला वही वाला लगाएंगे, कौन सा एक्स की पावर एन वाला, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, ये तो फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, जितनी भी पावर है उसमें हम एक जोड़ देते हैं, ठीक। यानी देखो यहाँ पे वी की पावर वन है, तो यहाँ पे एक्स का काम कर रहा है वी, एन का काम कर रहा है वन, तो वन प्लस वन अपॉन में वन प्लस वन, यानी कि वी स्क्वायर बाई टू, ये हमारा इसका क्या आ गया फॉर्मूला। तो अब हम जब यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पे यह होगा वी स्क्वायर बाई टू, और लिमिट लगाओ तो हमारी कितनी जीरो से मतलब यू से वी बराबर, इसका भी किया तो ए तो बाहर निकाल ही दिया था मान लो, ठीक है, डायरेक्टली भी कर सकते ना, ए बाहर निकाल दिया था हमने, तो यहाँ से ये समाकलन हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा एस, इसकी लिमिट लगा दी जीरो से एस। अब हमने क्या किया लिमिट अप्लाई कर देते हैं, पहले दो को इधर भेज दो, तो यहाँ पे आया वी स्क्वायर, लिमिट चल रही है हमारी यू से वी, यहाँ पे टू ए आ गया हमारे पास, ये लिमिट चल रही है एस जीरो से एस की, ठीक। अब लिमिट अप्लाई करने का फॉर्मूला अपर माइनस लोअर, अंदर वाला वी स्क्वायर हट जाएगा, ये वाला आ जाएगा वी माइनस यू अपर माइनस लोअर, लेकिन इस पर लगा हुआ स्क्वायर तो उस पर भी क्या लगेगा स्क्वायर लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक, बराबर टू ए एस, फिर अपर माइनस लोअर, इसका भी बन गया हमारा फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हमारा फॉर्मूला बना वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक। इसे को मल्टीप्लाई कर दिया, यू को हमने उधर भेज दिया, ये हमारा डायरेक्टली क्या आ गया फॉर्मूला, स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ से हमारे गति के सभी समीकरण प्रूव हो गए सभी की सभी विधि से, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं आगे का टॉपिक की, तो आगे हम बात करते हैं ग्रेविटी के लिए हमारे पास टॉपिक आता है, तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं विशेष सेकंड के लिए चली गई दूरी का सूत्र। तो विशेष सेकंड में दूरी सूत्र कैसे निकालेंगे, देखिए अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एक अनंत तक जाता है, अनंत में जाने में उसको समय लगता है एच टी, कितना जाता है तो एच टी, तो तुमको भी पता है कि कोई भी व्यक्ति अनंत तक नहीं जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है अनंत तक जाना। तो हम एक काम कर लेते हैं, मैथ हमने पढ़ा भी होगा इस तरीके के सवाल कि अनंत तक तो हम जा नहीं सकते, तो अनंत के एक कदम पहले चले जाते हैं, अनंत नहीं गए अभी हम, अनंत तक तो जाना पॉसिबल ही नहीं ना, तो हम अनंत के एक कदम पहले तक चलेगा। तो मान लो ये अनंत है, तो अनंत के एक कदम पहले मतलब एक माइनस कर देंगे, हमें इसी विशेष सेकंड की तो बात कर रहे हैं, एक सेकंड की तो बात कर रहे हैं, तो हमें ये निकालना तो क्या करना पड़ेगा, दोनों घटा देंगे, तो एच टी माइनस एच टी, तो माइनस करते ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, एक आ गया कि नहीं आ गया। तो यानी कि हमें इस विशेष सेकंड के लिए चली गई दूरी का सूत्र निकालना था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं किस प्रकार से इसको प्रूव करेंगे, ठीक, पहले इसको रेश कर देते हैं हम लोग, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं, तो देखो हमने क्या किया, माना एच टी सेकेंड में, एच टी सेकेंड में मतलब टी सेकेंड लिख दो आप, एच टी ना लिखो, टी सेकेंड में, टी सेकेंड में माना किसी वस्तु द्वारा टी सेकेंड में चली गई दूरी,
दूरी का फॉर्मूला होता है हमारा एस, यहाँ पे हमने मान रखी दूरी कितनी होगी एस टी, ठीक। फॉर्मूला लगाइए, एस बराबर क्या होता है हमारे पास यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला, ठीक। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे टी माइनस 1 सेकेंड में, कितने सेकंड में, टी माइनस 1 सेकेंड में चली गई दूरी, ठीक। टी माइनस 1 सेकेंड में चली गई दूरी की अगर हम बात कर लें तो टी माइनस एस सेकंड में एस टी बराबर, तो टी माइनस 1 कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक। तो टी सेकंड चली गई दूरी क्या हो जाएगी टी माइनस 1 बराबर, अब जहाँ पे यू है इसका टी माइनस 1 कर देंगे यहाँ पे, पर प्लस हाफ कर दिया यहाँ पे ए, और टी की बात करें तो टी माइनस 1 का होल आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ टी था वहाँ पे टी माइनस 1 कर दिया। अब फॉर्मूला खोलो जरा, इसका एस का मल्टीप्लाई कर दो तो एस टी माइनस एस, डायरेक्टली हम यहाँ से कर रहे हैं, ठीक। एस टी माइनस एस, एस का मल्टीप्लाई कराया बराबर यहाँ का यू का मल्टीप्लाई करें तो यू टी माइनस यू प्लस हाफ, अब इसका फॉर्मूला खोलो होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए चलता रहेगा, ए स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस माइनस लगा माइनस 2ab यानी 2t आ जाएगा केवल, ठीक। तो हाफ ए टी का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा एस टी माइनस एस, तो यू टी माइनस यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस का हाफ ए इंटू 2t, ठीक। ये हमारे पास का फॉर्मूला है, समीकरण मान लो इसको दो, इसको मान लो समीकरण क्या एक, तो समीकरण एक बार दो, अभी हमने तुमको बताया किस प्रकार से विशेष सेकंड के लिए दूरी निकालनी, तो हम क्या करेंगे उसको माइनस कर देंगे, ठीक। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे एस टी माइनस वाला समीकरण 1 - 2, ठीक है, तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 माइनस सेकेंड, तो यहाँ पे क्या करा हमने एस टी, ठीक, ये वाला एस टी माइनस एस टी माइनस एस बराबर, अब देखो फिर एल एच एस माइनस किया तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर हमने माइनस कर रखा तो माइनस लगाएंगे चिन्ह, फिर अब ये वाला माइनस कर दो, यहाँ पे क्या आ गया यू टी माइनस यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस का हाफ 2t, ठीक। अब क्या करो इस माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दो ये वाले का अंदर, और इसमें भी ये माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले का भी और इस वाले का भी माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो एस टी माइनस एस टी और प्लस का एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई कराते क्या हो जाएगा यू टी प्लस का यू प्लस का हाफ, ठीक। तो प्लस का यू हो गया हमारे पास प्लस का हाफ, मतलब ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का क्यों होगा क्योंकि माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे माइनस का मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर माइनस का हाफ ए, फिर प्लस का हाफ 2t, ठीक। कुछ कैंसिल होगा, हाफ ए टी से हाफ ए टी क्या हो जाएगा कैंसिल, यू टी से यू टी क्या हो जाएगा कैंसिल, एस टी से एस टी भी कैंसिल, एस बचा, यहाँ पे देखो केवल क्या बचा यू बचा, फिर आगे बचा माइनस का हाफ ए, फिर प्लस का हाफ 2t, ठीक। अब इससे हम क्या कर लेते हैं हाफ ए कॉमन कर लेते हैं इसमें इसमें एक सेकेंड, यहाँ पे क्या था 2t था, ए भी तो रहेगा यहाँ पे, ए भी तो मल्टीप्लाई कराया हमने ए, ठीक है, यहाँ पे ए छूट गया था ए आप लिख लीजिएगा, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं हाफ ए कॉमन कर लेते हैं, यहाँ साइड में कर दें, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से हमने क्या किया एस बराबर यू माइनस इस चलता रहेगा यू माइनस, यहाँ से हाफ ए कॉमन कर लिया, तो माइनस का हाफ ए कॉमन कर लिया अंदर, तो हाफ ए कॉमन हो गया। अब हमने क्या किया जैसे कि अब देखिएगा यहाँ से हाफ ए कॉमन, यहाँ बचा 1, फिर यहाँ पे ये लगा देंगे माइनस, क्या लगा देंगे माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, यहाँ से देखो हाफ ए निकल गया बचा 2t, क्या बचा 2t, देखो ऐसा क्यों किया, जैसे हम माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो माइनस का हाफ ए यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा माइनस का हाफ ए, फिर जैसे हम मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देखो बनना वही चीज है ना। तो अब हमारा यही फॉर्मूला आ गया एस बराबर यू टी प्लस यू टी माइनस हाफ ए ब्रैकेट में ए 1 - 2t, ये हमारा विशेष सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। तो अब आगे देखते हैं, तो आगे क्या कहता है गुरुत्व के अंतर्गत गति, जब कोई वस्तु गुरुत्व के अंतर्गत गति करती है, यानी देखो हम जब रोड में चलते हैं तो इस प्रकार से गति करते हैं, ये हमारी दूरी हो गई, अगर वही चीज हम ऊपर की ओर करें उसको बोलते हैं हम लोग क्या ऊंचाई, ठीक। यानी गुरुत्व के अंतर्गत गति करेगी तो हमारा क्या होगा ए की जगह काम करेगा कितना जी काम करता है, एस की जगह क्या काम करता है एच काम करता है, जैसे हमने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं v बराबर फॉर्मूला नंबर 1 u प्लस ए टी, तो यहाँ पे क्या करेंगे v बराबर u प्लस जी टी कर देंगे, ए की जगह क्या करते हैं जी, ठीक। ऐसे क्या करें नंबर 2 वाला, देखो नंबर 2 वाला क्या कहता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ
एटी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे से तीसरा वाला हमने फॉर्मूला पढ़ रखा, क्या होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ये हमारा क्या आ गया फॉर्मूला, आया समझ में। अब हम बात करते हैं अपेक्षिक गति की। तो अपेक्षिक गति क्या होती है, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु क्या करती है, दूसरे वस्तु के, दूसरे वस्तु के सापेक्ष क्या करती है, गति करती है। जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष क्या करती, गति करती है, उसे आपेक्षिक गति कहते हैं। आया समझ में। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा वाहनों की अवरोधन दूरी की बात करिए। अब वाहनों की अवरोधन दूरी का मतलब क्या है, जब किसी वस्तु पर हम क्या कर देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं। जब किसी वस्तु पर क्या लगा देते हैं, ब्रेक। अब ब्रेक के बाद चली गई दूरी, चली गई दूरी, तो नहीं देखो तुमने देखा कई बार हम लोग ब्रेक लगा देते हैं गाड़ी में, जैसे ब्रेक लगाए तो उसके बाद भी गाड़ी क्या करती है, स्लिप कर जाती है। तो गाड़ी में ब्रेक लगाने के बाद जो गाड़ी स्लिप होती है उसको बोलते हैं अवरोधन दूरी। जैसे एक्सीडेंट वगैरह जब होते हैं, ब्रेक लगा दिए उसके बाद भी गाड़ी खिसकती है, भिड़ गई, होती नहीं होती है। या फिर आपने देखा होगा कई लोग ब्रेक लगाने के बाद एकदम नागिन बनाते हैं एकदम, है ना। तो क्या करते हैं, ब्रेक लगाने के बाद चली गई दूरी क्या बोलते हैं, अवरोधन दूरी। इसको डी एस से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, डी एस से। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे निकालेंगे अवरोधन दूरी, देखो। तो हमने क्या किया, गति गति समीकरण लिखेंगे वी नो दैट, क्या मामला होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक, यहाँ क्या करेंगे, यू का मान ले लेंगे 0 और यहाँ पे एस की जगह लिख देंगे कितना, डी एस। ठीक है, एस की जगह क्या रहेगा, डी एस। ठीक है, तो यहाँ रखो आके वी स्क्वायर बराबर 0। ठीक, तो एक सेकेंड, ओए ओए वाह। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर बी बराबर 0 क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद उसकी गाड़ी क्या तो रुक जाती है। अगर पहले रुकी होती तो विरामावस्था, वहां पे यू 0 होता है। अब बाद में रुकी तो वहां पे क्या हो जाएगा, वी 0 हो जाएगा। तो देखो हमने वी बराबर क्या ले लिया 0 और यहाँ पे एस की जगह ले लेंगे डी एस, बस खत्म। यहाँ पे क्या कर लिया, वी स्क्वायर की जगह आ गया हमारे पास 0। ठीक है, तो 0 लगाया बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए और डी एस यहाँ पे आ गया, इसको इधर ले आओ इधर। तो टू ए डी एस पर ये काहे का हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा यहाँ पे, इसको उधर भेज दो। ठीक, तो यहाँ पे क्या चल रहा था, डी एस और टू ए को ले आओ नीचे, डी एस बराबर माइनस का टू, मतलब यू स्क्वायर ऊपर रहेगा पर माइनस चिन्ह इधर आ जाएगा, तो यू स्क्वायर अपॉन में टू ए पर माइनस का साइन यहाँ लग जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, इसका फॉर्मूला आया समझ में। अब आगे देखो, आगे कह रहा है वस्तुओं का मुक्त पथ। मुक्त पथ की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, तो जब किसी वस्तु को वायु की अनुपस्थिति में, क्या कहते हैं, जब किसी वस्तु को वायु की अनुपस्थिति में, ठीक, तो वायु की अनुपस्थिति में हमने क्या किया, क्या कर देते हैं, तो अनुपस्थिति में जब किसी वस्तु को क्या करते हैं, हम मुक्त रूप से क्या करते हैं, मुक्त रूप से क्या करते हैं, छोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, छोड़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। जैसे कि हमें वायु की उपस्थिति है, जैसे ये हमारे पास एक पन्ना है देखिए, ठीक है, इसको हम छोड़े तो लहरते हुए नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वायु की क्या है, उपस्थिति है अभी, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा लहर है। जब वायु की उपस्थिति नहीं होगी, जब इस पेन को और इसको पन्ने को, जब इस पेन को और पन्ने को हम एक साथ छोड़ेंगे तो वहां पे क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आ जाएगा, क्योंकि वहां पर एक साथ नीचे आएंगे। क्यों, वहां पे वायु की क्या है, अनुपस्थिति है। ठीक है, जैसे आप एक चूहे को ले लो, एक हाथी को ले लो, एक साथ छोड़ दो, लेकिन वायु की क्या होनी चाहिए, अनुपस्थिति। जब वायु की अनुपस्थिति में मुक्त रूप से अगर हम छोड़ते हैं तो नीचे एक साथ आएंगे। तो देखो वायु की अनुपस्थिति की बात तो जरूर कर रहे हैं हम लोग। अब देखो यहाँ के फॉर्मूले अलग आते हैं। तो यहाँ पर यू बराबर कितना हो जाता है, 0। ठीक, तो यू बराबर 0 होना है, समीकरण 1 से जैसे करेंगे तो वी बराबर यू प्लस ए टी, यहाँ पे जो बन गया वी बराबर 0 प्लस ए टी, यानी यहाँ पे जी काम करेगा, तो यहाँ पे क्या वी बराबर जी टी आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक, यहाँ पे जैसे दूसरा समीकरण से बात कर लेते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे क्या काम करेगा, एस बराबर यू हो जाएगा 0, यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर, जी क्यू काम करेगा, ऊपर से नीचे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो एस बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे तीसरा वाला क्या कह रहा है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यहाँ पे आ गया वी स्क्वायर बराबर ये हो गया 0, यहाँ पे आ गया 2 जी एच, ऊंचाई काम करेगी। ठीक है,
यहाँ पे भी ऊंचाई लगा दो h, ठीक। अरे यार, ठीक। यहाँ पे भी क्या करेगा, वी स्क्वायर बराबर 2GH, ये हमारे साथ क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। आए समझ में, ले लो फटाक से सारा स्क्रीनशॉट, ठीक। अब आगे देखते हैं, तो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है बेटा ये कि ऋजु रेखी गति का ग्राफी निरूपण। तो बस ये यहाँ के हमारे चैप्टर की लास्ट हेडिंग होती है, ठीक। इसी के बारे में बस हमें जानना है, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम एक शॉर्टकट फंडे से इसको पहले समझाते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके हम, ठीक। देखिए, जैसे कि हम बात करेंगे, अगर हमसे कह रहा है कि जैसे कि अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जैसे हमारे पास दिया गया मान लो दूरी का ग्राफ, दूरी का ग्राफ, ठीक है। तो दूरी से अगर तुम्हें क्या निकालने बोलता है, चाल। दूरी का ग्राफ होगा और जो विस्थापन का ग्राफ होगा वो सेम वर्क करता है, ठीक। दूरी या विस्थापन से क्या निकालने बोल सकता है, तो भाई विस्थापन होगा तो वहां पे आपसे क्या बोलेगा, वेग निकालो। क्या निकालने बोलेगा, वेग, ठीक। ऐसे अगर दूरी से है तो वहां से निकालने बोलेगा चाल, ठीक। अगर हमारे पास वेग या चाल का ग्राफ है तो वहां पर डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, त्वरण निकाल दो। क्या निकाल दो, तो जब भी आपको दूरी या विस्थापन के ग्राफ से क्या निकालने बोल दे, वेग या चाल, एकदम शॉर्ट तरीका बता रहे, ये समझ गए तो सब आ जाएंगे आपको, सारे ग्राफ माइंड में स्टोर हो जाएंगे एक बार, ठीक। वेग निकालने के, अगर वेग या चाल से त्वरण निकालने को कह रहा है तो यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, उसकी ढाल निकालनी। क्या निकालनी है, ढाल। ढाल मतलब उसकी प्रवणता, ठीक। अगर पॉजिटिव निकालने को कह रहा है तो पॉजिटिव प्रवणता, निगेटिव का तो निगेटिव प्रवणता से ग्राफ बनाया मान लो हमने ये, ठीक। ये दूरी समय ग्राफ मान लो बनाया, ये पॉजिटिव, ये इसकी ढाल हो गई, ठीक। तो जब इसको जब निकालने के बोले हमारा दूरी समय ग्राफ है, वेग निकालने का तो ये ढाल निकालनी होती है। पाइथागोरस थ्योरम लगाना, लंब आधार मतलब आधार लंब फटाक से निकाला जाएगा, है कि नहीं। सेम चीज अगर इधर निकालने का, निगेटिव वाली निकालने का, देखो जब ऊपर को बने तो पॉजिटिव, नीचे को आए तो निगेटिव। अगर ये निकालने के लिए कही रहा है तो क्या करना, लंब आधार, खत्म। बहुत इजी टू वे है ये, है ना। यानी कि इस प्रकार से आप इसका ग्राफ दिया जाएगा और यहाँ से ये सब निकालते चले जाएंगे, ढाल केवल निकालनी होती है। लेकिन अगर उल्टा कह दे, अगर उल्टा कह दे, उल्टा करने का मतलब क्या हो गया, अगर इसको इस प्रकार से कर दिया जाए, ठीक है। आगे देखो, अब इसको ऐसे निकालते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, विस्थापन, ठीक है। तो अगर हमें त्वरण से क्या निकालने को बोल रहा है, चाल निकालने को बोल रहा है या वेग निकालने, तो हमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। त्वरण बराबर हमारा क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा कि त्वरण बराबर फॉर्मूला लगा देना, वेग बटे समय। यहाँ पे वेग भी दिया जाएगा एक ग्राफ में, इधर दिया जाएगा समय, जिस पॉइंट के लिए निकालने का वहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना। या फिर एक और तरीका होता है, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, क्षेत्रफल, ठीक। तो ये बैकवर्ड चलता है। इसे अगर त्वरण से चाल निकालने को बोला है तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर चाल से दूरी निकालने को बोल रहा है यानी वेग से विस्थापन निकालने को बोल रहा है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, ठीक। ये तरीका आपको याद रखना है, ठीक। और एक बात, अब बड़ी क्लास में आ गए, यहाँ पे इस छोटे छोटे तरीके से निकालना होता ही है। अगर बड़ी क्लास की बात करें तो वहां पर हमें ग्राफ में अवकलन और समाकलन का मेथड का भी यूज करना पड़ता है। तो देखो, अवकलन समाकलन जब हम पढ़ेंगे तब हमको बताएंगे, इसके न्यूमेरिकल से पढ़ाएंगे तब एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। तो जैसे कि देखिए, अगर हमें वेग से, ठीक, वेग से क्या निकालना है, त्वरण निकालना है, या फिर हम यहाँ बोल सकते हैं विस्थापन से क्या निकालना, वेग निकालना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, ठीक। और जब वेग का समीकरण दिया जाए तो त्वरण निकालना, फिर से वहां पे क्या कर देना है, अवकलन कर देना है, ठीक। इस मेथड को याद रखो, स्क्रीनशॉट ले लो, ब्रह्मास्त्र एकदम सेम पैटर्न लगाओगे, सेम चीज माइंड में रखो, किसका ग्राफ दिया गया, किससे क्या निकाल सकते हैं। दूरी का ग्राफ है तो उससे वेग निकाला जा सकता है, वेग का ग्राफ है तो त्वरण निकाला जा सकता है, ठीक। ऐसे करके आगे की ओर बढ़ता है, ये उल्टा पीछे ही जाता है। जब ऐसे बढ़ेंगे आगे की ओर तो ध्यान ढाल निकाल लेंगे, और पीछे की ओर जाएंगे तो क्षेत्रफल निकालते हैं। फिर इसमें क्या करेंगे, विस्थापन निकालने के लिए अगर विस्थापन से वेग निकालना तो अवकलन, और वेग से त्वरण निकालना तो अवकलन। जैसे डायरेक्टली अगर तुमसे कहे विस्थापन से निकाल दो और त्वरण, तो पहले तो एक बार अवकलन फिर दोबारा अवकलन, दो बार अवकलन कर देना, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक। ये इसका तरीका है। तो अब आप देखते हैं ग्राफ, तो ग्राफ नंबर 1, हम केवल दो ग्राफ की बात करेंगे यहाँ पे, वेग की और त्वरण की, जिसका ज्यादा सबसे ज्यादा यूज होता है। होते हैं बहुत सारे ग्राफ में, दूरी का होता है, विस्थापन का होता है, उसका कुछ खास महत्व नहीं है। जो न्यूमेरिकल आएगा वो किसका किसका आएगा, वेग का और त्वरण का, ठीक। यहाँ लिखेंगे वेग समय ग्राफ। तो वेग समय ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो उसकी भी अलग अलग कंडीशन है, किस हिसाब से कौन सी कंडीशन वर्क करेगी इसको हम लोग जानते हैं पहले। ये देखिए नंबर 1 पे, तो नंबर 1 क्या बोलेंगे, जब वस्तु, जब
वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो। ठीक, जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान होगा तो क्या बोलेंगे, जैसे कि देखिए ये हमने इसका ग्राफ बनाया मान लीजिए, ठीक, इसमें क्या मानेंगे, मान लो एक्स अक्ष है, ये हमारे पास कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है। ठीक, जैसे कि ये हमारा डिनोट करेगी समय को, किसको डिनोट करेगी, समय को। अब वेग का ग्राफ बना तो ये हमारा हो गया वेग। ठीक, ये वाली एक्स अक्ष हमेशा समय दिखाती है, समय हमेशा समय ही दिखाएगी एक्स अक्ष। ठीक है, तो एक्स अक्ष हमारे क्या करती है, तो एक्स अक्ष हमारी क्या करती है, हमेशा समय को डिनोट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा वेग हो गया, इसको चेंज करते जाएंगे, क्यों, जैसा वेग का होगा तो वेग हो गया, त्वरण का होगा तो त्वरण हो जाएगा, दूरी का होगा तो दूरी हो जाती है। ठीक, ये हमारी हो गई समय की। तो ठीक, हमने क्या किया, एक समान दर से मतलब एकदम से बढ़ता ही जा रहा है। ठीक, एक समान दर का मतलब कोई भी मतलब एक समान वेग से जा रहा है, कोई भी चेंजमेंट नहीं आ रहा है। जिस स्पीड से तुम्हारे पापा से गाड़ी से पकड़ लिए होता है ना, चलाया जा रहा है 20 की स्पीड से चलते जा रहा है, 30 की स्पीड से चलते जा रहा है, 20 में है तो 20 ही में चलते जा रहा है। तो अगर वेग यहाँ पे 20 होगा मान लो, या 20 पे ही 20 पे चलते चले जाएंगे। ठीक, जैसे अब मान लो नंबर 2 पे क्या बोले, तो इसका वेग जो है वो एक समान दर से क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो। ठीक, अब बढ़ रहा है लेकिन एक समान दर से, मतलब कोई ऐसा नहीं चेंजमेंट आ रहा है, जैसे 10 20 30 40 50 60 70 पर सेकंड बढ़ रहा है, ऐसे करके मान लीजिए। ठीक, तो हमने क्या किया, इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो जैसे इस प्रकार से बनाएंगे इसका ग्राफ। ठीक, ये हो गई हमारी एक्स अक्ष, ठीक, ये हमारी हो गई वाई अक्ष। ठीक, ये हो गया समय की मान लो हमारी हो गई। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा वेग, इस प्रकार से। तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा, एक समान दर से बढ़ रहा है। देखिए लाइन में कोई भी झुकाव नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट बनेगी टेढ़ी करके। ठीक, जितना समय समय के एक समान दर से बढ़ रहा है, 10 20 करके ऐसे बढ़ता जाएगा। फिर आगे जब वस्तु का वेग क्या हो जाए, परिवर्तनीय हो, वस्तु का वेग क्या हो, परिवर्तित हो, वस्तु का वेग हमारा परिवर्तित चेंजमेंट आता जाए, तो देखो उसका ग्राफ कुछ भी हो सकता है। फिर या तो ऐसे हो सकता है, या तो वस्तु का वेग ऐसे हो सकता है, मान लो नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर से डाउन जा रहा है, किसी प्रकार का ग्राफ बना सकते हैं। ये दिख रहा है ना, एक्स एच वाई एच एक्स टी वगैरह, ये हमारा क्या हो गया, वेग का ग्राफ हो गया। आया समझ में। इसके 3 कंडीशन बन सकती है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन आया जा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, त्वरण की। तो देखते हैं अब आगे आगे क्या करेंगे, त्वरण की बात करते हैं। ठीक है, त्वरण हमारा क्या कह रहा है, त्वरण का ग्राफ बहुत ही ईजी है इसका। ठीक, तो त्वरण का ग्राफ अब समझ गए ना, त्वरण मतलब ग्राफ है यहाँ पे त्वरण का। ठीक है, नंबर एक कंडीशन क्या बन सकती है, नंबर एक में तो यही कह रहा है कि जब वस्तु हमारे क्या हो, एक समान वेग से गतिमान हो, है ना। यानी कि वस्तु का जो त्वरण है, अगर मान लो वस्तु हमारी अभी कैसी विराम अवस्था में, विराम में किसमें वस्तु। ठीक, तो वस्तु जब विराम में रहेगी तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारे एक्स अक्ष हो जाएगी, ये हमारी कौन सी अक्ष हो जाएगी, वाई अक्ष हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा समय। ठीक, तो ये हमारे पास हो जाएगा त्वरण, यानी एक, ये इसका ग्राफ हो गया। अल्लू उसका भी भाई विरामावस्था में तो त्वरण कितना होता है, से जीरो होता है ना, तो कोई ग्राफ बनेगा ही नहीं, बस इतना दिखा देंगे हम लोग। सेम चीज बना देंगे किसमें, नंबर 2, इसी सेम ग्राफ यही बनेगा। कब बन जाएगा, जब वस्तु का वेग एक समान दर में से, जब वस्तु का वेग एक समान, कैसा हो, एक समान का मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं। देखो तुमने पढ़ रखा त्वरण, त्वरण का परिभाषा क्या पड़ी थी, वेग परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर, परिवर्तन होना चाहिए ना वेग में, यहाँ कोई परिवर्तन हो रहा है नहीं, तो त्वरण कितना रहेगा हमारा, जीरो। तो यही ग्राफ फिर से बन जाएगा। ठीक, अब नंबर 3 में क्या बोलेगा, नंबर 3 में ये कंडीशन बोल सकता है कि जब त्वरण क्या हो, एक समान हो। तो वस्तु का जब त्वरण अगर एक समान है तो उसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया हमारी वाई अक्ष, ये हमारी टी हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा वाई अक्ष, ये हमारा हो गया ग्राफ। ठीक, ये हमारा हो जाएगा एक आ गया। ठीक, एक लास्ट और बचता है, तो लास्ट वो कहता है क्या बचता है कि अगर हमारा त्वरण क्या हो, परिवर्तनीय हो, पर मतलब परिवर्तित हो रहा हो, तो जब परिवर्तित होगा तो सेम उसी प्रकार से ग्राफ बन जाएगा। भाई ये एक्स अक्ष हो जाएगी, ये हमारी वाई अक्ष हो जाएगी, तो इसका ग्राफ या तो ऐसे ऊपर हो सकता है। ठीक, फिर इसके बाद या तो ग्राफ ऐसे हो सकता है। तो अगर एक समान दर से बढ़ रहा है, एक समान दर से क्या कर रहा हो, बढ़ रहा हो। ठीक, नंबर 5 में अगर एक समान दर से बढ़ रहा है तो ग्राफ इसका जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा।
ठीक, दर्द से क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो हमारे तरफ से ये चैप्टर पूर्णतः क्या हो जाता है, खत्म। अगर आपको पूरा चैप्टर समझ में आया, अच्छा लगा, बिल्कुल स्ट्रांगली समझ में आ गया, तो इसको शेयर कर दो, लाइक कर लो, ठीक। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के चैप्टर में बहुत ही इसी तरीके से बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि इजी टू वे हमें समझ में आ सके। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड।